नमस्कार. माझा आवाज येतोय का? सर येतोय आवाज. आवाज येतोय. ओके, पण मी सुरू करते. नमस्कार. आजच्या आपल्या अभ्यास मंडळात सर्वांचं स्वागत करते. सध्याच्या या जगात भारतात व संपूर्ण जगात घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती सामान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी याकरिता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ठाणे जिल्हा मागील शनिवारपासून हे अभ्यास मंडळ आयोजित करत आहे. मागील शनिवारचे इस्रायल पॅलेस्टाईन संघर्ष या विषयावरील अभ्यास वर्ग अभू भिवंडी त्या यूट्यूब चॅनलवर टाकले आहे. सर्वांनी आवर्जून भेट द्यावी. आजचे हे आपले दुसरे अभ्यास मंडळाचे सत्र आहे. यापुढील सर्व सत्रांची माहिती हवी असेल तर चॅट बॉक्समधील रजिस्टर एक लिंक आहे, त्यावर रजिस्टर करावं. मग पुढील सर्व सत्रांची माहिती तुम्हाला येईल त्याहून. तर आपण सर्वांनी टूलकिट हा शब्द ऐकलाच असेल, पण टूलकिट म्हणजे नेमकी काय याची माहिती आज आपण करून घेऊया. आजचे आपले वक्ते आहेत श्री देवेंद्र पै सर. मी सरांचा परिचय करून देते. Devendra Pai has started his career as an intern with Asian Age before moving on to UA. This was followed by a stint with independent MP Rajiv Chandrasekhar as a political analyst. Devendra assisted Chandrasekhar in legislative research, political communication, and also worked on the BJP vision document, which was later merged into the party manifesto for 2014 Lok Sabha elections. Later, Devendra donned the role of a social entrepreneur by starting a company called Azmi Career Connect. In it, he evolved a business model based on career guidance, which saw him interact with nearly 1 lakh students across Maharashtra in 2 years. Devendra has co-authored a book on politics and governance in Tripura. For 3 years, Devendra taught social sciences to mass media students in colleges. He is on the academic advisory board of two courses affiliated to NL University and Mithibai University respectively. He is also the co-founder of Vesim Lit Fest organized by Vivekananda Education Society's Institution of Management, Mumbai. Devendra has been a sincere student and has had an illustrious academic life. He not only won 66 prizes events at intercollegiate events in 3 years of his degree college, but also topped the final year exams, making the college award him Best All-Rounder Award. At present, Devendra is heading a postgraduate program in leadership, politics and governance as its course director at Rambhau Malgi Prabodhinis, Indian Institute of Democratic Leadership, Mumbai. मी श्री देवेंद्र पै सरांना विषयाला सुरुवात करण्याची विनंती करते. असावरी धन्यवाद. विषय सुरू करण्यापूर्वी तुमच्यापैकी आता 27 जण जॉईन झालेले आहेत आणि मला वाटतं मला सांगितलेलं होतं की हम हिंदी इंग्लिश मराठी ये तीनों भाषा में ये विषय लेंगे करके. तो तीनों भाषा में ये विषय करने की कोशिश करता हूँ. मुझे आप में से सब लोग ये बताइए कि 12th के नीचे कौन है यहाँ पे. मी करके आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या हैंड रेस का फीचर होगा तो हैंड रेस कर सकते हैं. कमेंट बॉक्स में मी करके डाल सकते हैं. 12वीं से 15वीं के बीच में कौन है. शुभम त्रिपाठी, मेघना, राजस, असावरी, सुदीप, विनय, बीबी मकुसा. अच्छा, तो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑडियंस जो है वो अंडर ग्रेजुएशन है. अब ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कितने स्टूडेंट्स हैं. ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रहे हैं और अच्छा कोई नहीं है. आई एम स्टडीड इन पीजी एमएससी कर रहे हैं, ठीक है. और पोस्ट ग्रेजुएशन होके पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे या एमफिल की पढ़ाई कर रहे हैं. एमकॉम पार्ट 1 में है. ओके.
और जिसका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, अब वो जॉब कर रहे हैं, ऐसे कौन है जॉब जो कर रहे हैं वो? एक है अभिषेक जी हैं, हर्षद जी हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी चर्चा करके हम विषय आगे लेके जाते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में कितना पता है ये मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब दे सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, आप सामने स्क्रीन में आके भी मुझे बता सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने ये टूल किट, ये नाम सुना है पहले? कितने लोगों ने पहले सुना है टूल किट क्या होता है, या टूल किट सुना है, टूल किट कुछ है करके? सुदीप ने सुना है, अश्विनी जी ने सुना है, काफी लोगों ने सुना है, अभी रिप्लाईज आ रहे हैं। तो क्या होता है, रिप्लाईज आते हैं तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो करके, आपके वीडियोस ऑफ है लेकिन बात सुन रहे हो। तो टूल किट सुना है, तो सबसे पहले आपने टूल किट कब सुना था ये शब्द प्रयोग? ग्रेटा थनबर्ग, बराबर आदित्य। सो बेसिकली जैसे ग्रेटा थनबर्ग का जो एपिसोड हुआ, उसके पहले टूल किट ये शब्द प्रयोग किया ही नहीं जाता था। मतलब मैंने नहीं सुना था कभी ये टूल किट ये शब्द प्रयोग हुआ है। मैं राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का मैं छात्र रहा हूँ, एंड अभी मैं पढ़ाता भी हूँ, लेकिन मैंने खुद नहीं है कभी टूल किट शब्द प्रयोग सुना नहीं था। एग्जैक्टली इंजीनियरिंग फील्ड का ये शब्द प्रयोग है। एग्जैक्टली मतलब हम टूल किट का रेफरेंस कब होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर हो तो चलो टूल किट लेके आओ, उसमें अंदर स्क्रू ड्राइवर पक्कड़ वगैरह सब कुछ होता है, पाना वगैरह सब होता है। तो टेक्निकली राजनीतिक क्षेत्र में हमने टूल किट ये शब्द प्रयोग सुना ही नहीं था। तो टूल किट होता क्या है, क्योंकि आज का विषय है टूल किट। अब व्हाट इज अ टूल किट, कौन बता पाएगा? व्हाट इज आवर नॉलेज ऑफ अ टूल किट? हम जब इस आज के कॉन्टेक्स्ट में टूल किट जब हम यूज कर रहे हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जो ग्रेटा ने यूज किया था? हेलो सर। हाँ सर बोलिए। मैं संतोष प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर अभी हम टूलकिट का अगर हम करंट अभी कॉन्सेप्ट ले सर, तो वो एक डॉक्यूमेंट है या ऐसा कुछ है जिसमें कि वो प्लान किया गया था बेसिकली ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से, या और भी चीजें हुई? बराबर। तो बेसिकली प्लान मतलब कुछ एक इवेंट को अंजाम देने के लिए प्लान एग्जैक्टली किया जैसे गया। आदित्य आचार्य ने जी भी कमेंट में लिखा है प्रोपोगेंडा कंटेंट, और आप भी बोल रहे हो कि कुछ इवेंट को एक अंजाम देने के लिए, नतीजा देने के लिए प्लान तरीके से हम करते यस सर, हैं। अब चाहे वो प्रोपेगेंडा हो, बराबर, प्रोपोगेंडा हो, जो भी उसको हम ये बोलते हैं। Alok Tiwari लिखते हैं, it's like a document wherein certain guidelines are provided to run certain propaganda. Absolutely. मैं एक स्टेप इसको फर्दर और लेके जाऊंगा। जब हम प्योर टूलकिट की बात करते हैं, तब it's a document with certain guidelines to run a certain campaign. Rather than calling it good or bad, मुझे लगता है टूलकिट जो होता है ये एक फैंसी शब्द प्रयोग है। हम ऑफिस में, आप 2-3 लोग आपके व्यवसायी हैं, या फिर आप कॉलेज में भी जाते हो, तो कॉलेज में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, या आप ऑफिस में जाते हो उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपी जिसको बोलते हैं। या फिर आप जब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या कोई भी दूसरी एक सामाजिक संगठन हो या कोई भी एक संगठन हो, हम हमेशा कार्यक्रम, बैठकें, कार्यशालाएं, किसी चीज का निषेध करना, कुछ कैंपेन करना, कभी कुछ पॉजिटिव करना, कभी कुछ नेगेटिव करना, ये इसके इर्द गिर्द हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ करना चाहिए तो वो कैसे करना चाहिए। सो बेसिकली दैट इज अ टूल किट. It may or may not necessarily be in the context of social media campaigns. आप मुझे टूल किट का एक पॉजिटिव उदाहरण दीजिए। टूल किट सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, टूल किट एक साधन है जिसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली यूज कर सकते हो।
अगर आप टूल किट को नेगेटिव बोलते हो तो फिर आप फेसबुक को नेगेटिव बोलोगे, आप इंटरनेट को नेगेटिव बोलोगे, आप यूट्यूब को नेगेटिव बोलोगे। यूट्यूब का भी दोनों तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वहां पे हम अच्छी चीजें भी प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं और वहां पे लोग आके प्रोपेगेंडा भी करते हैं, गलत भी बोलते हैं। ट्विटर और इंटरनेट का भी ऐसी होता है। आप और मेरे जैसे लोग भी हैं जो ट्विटर का सदुपयोग करना चाहते हैं, और कुछ लोग जिसको भारत एंटी इंडिया ब्रिगेड बोलो या टुकड़े टुकड़े गैंग बोलो या डिवाइड इंडिया गैंग बोलो, वैसे वाले लोग भी आके ट्विटर खराब करते ही है। आलोक तिवारी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। द रिसेंट कैंपेन टू सेव टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु कैन बी एन एग्जांपल। एब्सोल्युटली। सो टूल किट इज बेसिकली अ गाइडलाइन जो लोगों में भेजा जाता है कि आपने ये करना है। अब ये क्या कुछ नई चीज है क्या? नहीं है, पुरानी चीज है, सभी लोग करते आ रहे हैं। वो तभी सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। अब कोई भी एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन अगर है, अपने नीचे के कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता को मैसेज पहुंचाना चाहती है, तो वो क्या करती है? वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है। अब पुराने जमाने में क्या होता था? हायरार्की होती थी। सेंट्रल लीडरशिप अगर ये तय कर रही है तो सेंट्रल लीडरशिप वो अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को देती थी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रांत या स्टेट लीडरशिप को देते थे, स्टेट वाले नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते थे या फिर जो सिटी लेवल के कार्यकर्ता उनको देते थे। वहां से फिर जो लोकसभा क्षेत्र में जाता था, विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, ऐसे करके वो नीचे जमीनी कार्यकर्ता को पहुंचता था। और पुराना स्टाइल अलग था, हम डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करते नहीं थे। अब पिछले 10-15 सालों में क्या हो गया है कि देयर हैज बीन अ रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण क्या हो गया है कि जो मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट एक जमाने में हुआ करता था, चाहे वो अपने दैनंदिन जीवन में हो या फिर वो एक सामाजिक संगठन या एक राजनीतिक संगठन करके होना चाहिए, वो कम हो गया, विच वी हैव टू एक्सेप्ट। क्योंकि टुडे देयर आर अदर मीन्स ऑफ स्टेइंग कनेक्टेड, बीइंग इन टच, और ये हम सभी लोगों ने स्वीकारना चाहिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जो पुराने जमाने में लोग अपने सीनियर लीडर है या फिर जैसे कोई एक कार्यकर्ता है जो नगर लेवल का कार्यकर्ता है, वो अपने तालुका लेवल कार्यकर्ता से अपेक्षा करता है कि वो तालुका लेवल कार्यकर्ता कुछ उसको आके उनके सीनियर महानगर या लोकसभा लेवल के कार्यकर्ता उसको आके कुछ बताएंगे। अब क्या हो गया है, एक तो कोविड चल रहा है, दूसरा राजनीति में लोग सिर्फ पद लेते हैं, काम ठीक से करते नहीं है, और ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके पास पद नहीं है लेकिन वो काम करना चाहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जनरली हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नाम का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसको आज की भाषा में टूल किट भी कहा जाता है, और टूल किट हम अपने कार्यकर्ताओं में देते हैं। रिसेंटली ये जो ग्रेटा थनबर्ग का वगैरह एपिसोड हो गया, वो सिमिलर एपिसोड था, बिकॉज अब प्रॉब्लम कहां पे आता है कि आप टूल किट से क्या कर रहे हो। ग्रेटा थनबर्ग के केस में क्या हुआ था? ग्रेटा थनबर्ग के केस में ऐसा हुआ था कि एक टूल किट डिवाइस की गई थी जिसमें लिखा गया था कि भारत सरकार कहां कहां पे गलत जा रही है और कैसे कैसे भारत सरकार को टारगेट करना चाहिए। आप फिर लोकल इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके प्रोटेस्ट करो, फिर आप जितने भी सेलिब्रिटीज है जो नरेंद्र मोदी जी के फेवर में ट्वीट करते हैं उनको क्रिटिसाइज करो, उनको हाउंड करो सोशल मीडिया पे, ऐसी सारी चीजें दी गई थी। एंड ट्राई टू डिफेम द इंडियन गवर्नमेंट और ट्राई टू डिफेम इंडिया एज अ कंट्री। सो टेक्निकली स्पीकिंग, making a toolkit is not a problem. What do you write inside a toolkit is the actual concern we should be having. एक ये हो गया। दूसरा कंसर्न क्या होना चाहिए हमको कि बहुत बार क्या होता है, there are so many people involved in doing several activities and perhaps many a times those grassroots level workers are unaware of the intentions of the people who are making them to do certain things. उदाहरण, हम चेस के गेम में बहुत बार मुहावरा करके भी यूज करते वगैरह वगैरह कि ये तो एक प्यादा था। प्यादा था मतलब क्या? प्यादा एक फुट सोल्जर होता है। प्यादा का बहुत नहीं, बस सीधा ही आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है। हार्डली कभी वो आपके जो विरोधी हैं उनका कुछ भी डैमेज करता है। और इसीलिए चेस में क्या होता है, हम प्यादे को आगे करते हैं, सामने को ललचाते हैं प्यादे को मारने, और हम सेटिंग करके रखते हैं कि हमारा घोड़ा जंप मार के
तुमने जब भी प्यादे को मारा उधर आके तुमको मारेगा. सो फुट सोल्जर इज सैक्रिफाइस. सो ग्रेटा थनबर्ग के केस में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए थे एंड दे आर डिफरेंट इश्यूज विद द मोदी गवर्नमेंट. मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे गुस्सा है क्योंकि अभी दैट माइट बी माई मिसडायरेक्टेड एंगर कि ये मोदी जी ने आरए में मेट्रो शेड करने के लिए काम के लिए परवानगी दिया देवेंद्र फडणवीस के साथ. मेरे को गुस्सा है. आई एम एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट. कुछ एक LGBTQI बहुत एक्टिव थे इस ग्रुप में. उनको लगता है कि ये RSS वाले लोग हैं, ये हिंदू कट्टर हिंदू लोग हैं, ये हमको स्वीकारते ही नहीं है. अब यहाँ पे फंडामेंटल फ्लॉ आता है कि अगर हिंदू आपको नहीं स्वीकारेगा तो क्या बाकी कोई कम्युनिटी स्वीकारते? बाकी कम्युनिटीज तो उनके बुक्स में जाके बोलते हैं हमारे धर्म में तो लिखा आपको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते करके. सो वो अलग बात होगी. सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे जिनका मोदी जी पे गुस्सा था फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल ग्रुप्स लेड बाय द कांग्रेस पार्टी. अब हर एक व्यक्ति हर एक देश में जाके वो मैसेज नहीं दे सकते कि आप आपके देश के एम्बेसी के बाहर करो. तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका नाम टूल किट था, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोल सकते हैं, और जो सर्कुलेट किया गया सारे लोगों में अलग अलग देशों में ईमेल द्वारा, फिर उनके जूम कॉन्फ्रेंस कॉल होते थे वगैरह वगैरह. अब एक अर्थ से देखा जाए तो क्या ये कुछ इलीगल काम था क्या? उसमें मुझे नहीं लगता है. टूल किट जो ग्रेटा का था उसमें कुछ इलीगल था. प्रॉब्लम था इमोरलिटी का. इमोरल क्या था? आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा है तो आप देश में बैठ के राजनीति करो ना. आप कनाडा में जाके वहां के लोगों को बोलते हो कि वहां के इंडियन एम्बेसी के सामने आप धरना डालो. आप एक फॉरेनर ग्रेटा थनबर्ग जिसका भारत के डे टू डे इवेंट से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर मुझे लगता है रिहाना को भी बोला था, एक सिंगर है, उसको भी ट्वीट करवाया था, तो उसको कुछ पता भी नहीं है देश में क्या चल रहा है. आप ऐसे व्यक्तियों को जाके बोलते हो ओनली फॉर योर वेस्टेड इंटरेस्ट. और उस समय वो फार्मर्स एजिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में था. अब रिहाना को पता है 3 फार्म बिल्स क्या, या ग्रेटा थनबर्ग ने पढ़ी भी थी वो 3 फार्म बिल्स क्या है और उसका क्या इंप्लीकेशंस होने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कुछ नहीं पढ़ा था. मतलब ग्रेटा थनबर्ग के बारे में अगर आप गूगल करोगे, शी इज अ बिग स्कैम. एक मूवी आई थी सोनी पिक्स या किसी पे, उसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी थी, विच वॉज बेस्ड ऑन अ सिमिलर चाइल्ड जीनियस, कि कैसे एक छोटे बच्चे को जानबूझ के अपने पेरेंट्स पैसे कमाने के लिए ऑन स्पॉटलाइट, सीरियस मैन नाम की आप मूवी देखना, तो कैसे एक छोटे बच्चे को एक्सप्लॉइट किया जाता है. भारत में भी ग्रेटा थनबर्ग की पैरेलल है केरल में. आप इमेजिन कीजिए ना, 8-10 साल की बच्ची क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर सकती है. 8-10 साल के बच्चे जब हम थे, हम क्या कर रहे थे, या हमारे इर्द गिर्द भी हम बच्चे देखते हैं. सो a lot of it is fake, it's created for media वगैरह वगैरह. तो बेसिकली वहां पे एक ये था कि इमोरलिटी थी कि अपने देश की राजनीति हम बाहर जाके क्यों करते हैं गंदगी. आप इमेजिन कीजिए, आप इजराइल का भी कॉन्टेक्स्ट लीजिए. इजराइल ने हमास के ऊपर वो रॉकेट्स फायर किए. उन्होंने बोला कि हमास ने सबसे पहले रॉकेट फायर किया, हमास ने 3 रॉकेट फायर किया, हम 30 करेंगे. Because as a state, it is our responsibility to protect each and every citizen staying within our boundary, and which is right. अब कोई भी टेक्स्ट बुक ओपन करके देखिए. अब ये जब होता है तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी क्या बोलती है? वी आर विद द गवर्नमेंट इन इट्स स्टैंड अगेंस्ट हमास. अब इमेजिन वहां पे हमारे देश जैसी कांग्रेस पार्टी होती तो वो क्या करती? वो भारत में आती, भारत में बोलती कि भारत में जितने भी ज्यूज है या इजरायलीज है उनको बोलती आप भारत में जो इजरायली दूतावास है उसके सामने जाके प्रोटेस्ट करो, क्योंकि इजराइल ने हमास के खिलाफ जो भी किया है दैट इज एन अटैक ऑन ह्यूमैनिटी. कैन वी एवर इमेजिन एनी कंट्रीज पॉलिटिकल पार्टी डूइंग दिस? अब यूएस ने ओपन स्टैंड लिया इजराइल के फेवर में. ये कंट्री की फॉरेन पॉलिसी है. क्या यूएस के ऑपोजिशन पार्टी ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया? या जो बाइडेन, जो अब तक ट्रम्प के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते आ रहे थे कि ट्रम्प तो बहुत प्रो इजराइल थे, आज भी बाइडेन ने भी प्रो इजराइली स्टैंड लिया ना. अल्टीमेटली थोड़ा लेट लिया लेकिन लिया. सो बेसिकली द पॉइंट इज योर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुड नॉट मिक्स अप विथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अब भारत में हुआ क्या है कि द कांग्रेस इज क्लूलेस, इट्स लीडरलेस, इट्स पॉलिसीलेस. मतलब 3 राज्यों में 5 राज्यों में उनकी सरकार है.
तो भी वो एक राज्य में भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या हम कुछ पाथ ब्रेकिंग चीज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे, कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है. सो देन हाउ विल यू टारगेट द गवर्नमेंट? यू विल कुक अप समथिंग, देन यू विल क्रिएट अ टूल किट, देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट. ये सब ल्यूटेंस टाइप है कि एक कोटरी होता है, एक ग्रुप होता है, सोशल मीडिया वाले लोग, दिल्ली में कुछ बैठे हुए लोग, कुछ लोग मीडिया में हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में हैं. इन लोग एक दूसरे की पीठ थपथपा के ऊपर आते हैं. एंड नाउ दैट जो उनकी पीठ थपथपाता था या वो जिनकी पीठ थपथपाते थे वो आज सत्ता में नहीं है, और सत्ता में ऐसे लोग हैं जो इनको भाव नहीं देते. तो ये भी रेस्टलेस हो गए कि यार हमको ये पावर वापस चाहिए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आज के प्रधानमंत्री या इवन होम मिनिस्टर ये राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू नहीं देने वाले, ये बरखा दत्त को इंटरव्यू नहीं देने वाले. लेकिन जस्ट इमेजिन इफ मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कांग्रेस का नेता प्रधानमंत्री बन जाए तो शायद सबसे पहले इंटरव्यू राजदीप और बरखा को ही मिले. तो ये एक रेस्टलेसनेस है, ये जो भी एंटी आरएसएस बीजेपी या संघ परिवार के खिलाफ जो लोग हैं उन्होंने मिलकर किया हुआ है. नाउ कमिंग बैक टू द रिसेंट कंट्रोवर्सी, अभी की कंट्रोवर्सी किस बारे में हो रही है टूलकिट की? द कांग्रेस वन. द कांग्रेस वन. सो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना? यस, आई कैन शेयर द स्क्रीन. ओके, तो मैं आपको मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ. कितने लोगों ने टूलकिट पढ़ी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली रेड द टूलकिट? एक बार हम ये टूलकिट क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है? सो बेसिकली बीएल संतोष जी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री है, उन्होंने ये टूलकिट शेयर की थी. अब टूलकिट में लिखा क्या है? सबसे पहला पेज जो है, कॉर्नरिंग नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी ऑन कोविड मिसमैनेजमेंट. फिर उन्होंने एक लाइन लिखी है कि कोविड-19 के वक्त कैसे प्रायोरिटीज मिसप्लेस थे. सबसे पहले उन्होंने लिखा कि पॉइंट सबसे पहले नोट करना चाहिए कि हमने पॉलिटिसाइज किया रिलीजन, और हमने कुंभ मेला सुपर स्प्रेडर कुंभ, ऐसे उन्होंने शब्द प्रयोग किया, हमने अलाउ किया. उनका बोलना है कि बीजेपी इज प्रैक्टिस टू कम्युनलाइज increasingly susceptible Hindus for their political gains. They allowed Kumbh Mela to happen in Haridwar, which could easily have been stopped. उसमें 4 मुद्दे दिए. It is important to use the term super spreader Kumbh. अब this is a problem. सुपर स्प्रेडर कुंभ जब आप बोलते हो तब आप इंटेंशनली टारगेट कर रहे हो एक कम्युनिटी को, and you are targeting a community which is the Hindu community, which you believe are going to vote for the Bharatiya Janata Party. Okay, अभी उनका दूसरा मुद्दा है, international media has already tried to establish this. Collaborate with like-minded international media and journalists to further the same narrative. भारत को या भारत का जो एसेंस है उसको आप बदनाम करने के लिए आप किस हद तक जाओगे? You will go and collaborate it with an international media organization just to have petty political gains. आप भारत सरकार और भारत की संस्कृति को बदनाम करोगे जस्ट फॉर थिंकिंग दैट गवर्नमेंट बदनाम होगी, हमको वोट मिलेंगे. आप किस हद तक गिर सकते हो? तीसरा मुद्दा है अवॉइड गेटिंग कॉट इन द ट्रैप ऑफ ईद एंड कुंभ, फॉल्स इक्विवेलेंस नैरेटिव दैट बीजेपी विल डिप्लॉय. अब उन्होंने पहले ही प्रीएम्प्ट किया, जब भी आप सुपर स्प्रेडर कुंभ बोलोगे उसी समय ईद भी हुआ था, तो सामने वाला इंसान बोलेगा अरे ईद के बारे में क्या? तब बोलो कि ईद गैदरिंग घर में होती है, पब्लिक में नहीं होती है. ईद तो एक छोटा सा गैदरिंग है जो घर में लोग मिलते हैं, ये क्या कुंभ के साथ कुछ कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, ऐसे आप आंसर दो. अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कि व्हेन यू से वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी एंड स्पेशली व्हेन द कांग्रेस व्हेन दे से हम तो एक सेक्युलर पार्टी है, बीजेपी कम्युनल पार्टी है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि कुंभ सुपर स्प्रेडर है और ईद तो सोशल गैदरिंग है. आप ईद को डिफेंड कर रहे हो, मतलब ये मूर्खता है. मतलब आप क्या MIM हो क्या कि आप एक रिलीजन के खिलाफ बात कर रहे हो और एक रिलीजन के पक्ष में बात कर रहे हो? ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है. मतलब आज जो चर्चा और जो गड़बड़ होगी है वो इस पेज के वजह से हुई है. चौथा, our non-party office bearers and supporters can be encouraged to use social media posts to highlight
by carefully using pictures that Kumbh is a show of political power in the name of religion, while Eid gatherings are happy social gatherings of families and communities. अब फर्क उसमें इतना ही है कि कुंभ मेला, मतलब मैं हमेशा बहुत बार मीडिया कैसे भारत में बदल गया है उसके बारे में जब बात करता हूं, मैं मीडिया स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो मैं बताता हूं कि 90s का जो मीडिया था वो फॉरेन फंडेड मीडिया था, चाहे वो स्टार हो या कोई हो, और ये पूरा लेफ्ट लिबरलों से भरा हुआ था जिनको भारतीय संस्कृति से घृण आती थी। तो उस समय का मीडिया कवरेज याद कीजिए, मेरे बचपन में मैंने सुना है कि कुंभ में गंदगी है, देयर वाज अ स्टैम्पीड इन द कुंभ, इतने लोग मर गए, इतनी गंदगी, यही सब न्यूज आता था करके। मैं तो शहर में पला बड़ा हूं, मुझे कभी कुंभ के बारे में आकर्षण नहीं था, लेकिन पिछले 7-8 सालों में क्या हो गया, बहुत सारे इंडियन मीडिया चैनल्स आए, चाहे वो जी हो, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, प्लस इन लोगों में पैसा भी यहाँ का लगने लगा, कुछ नॉन लिबरल नॉन लेफ्टिस्ट लोग भी आ गए। और आज कुंभ का जो अभी जो न्यूज आता है कि देखिए क्या फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट है, देखिए इट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन, और ये सारे न्यूज आने, मतलब कुंभ हैड बिकम अ ग्रेट स्पॉट फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू कम एंड चेक इट आउट। मुझे याद है शायद पिछले कुंभ में, बिकॉज मैं प्रबोधिनी में कार्यरत हूं और विनय जी हमारे उपाध्यक्ष है, विनय सहस्त्रबुद्धे, जो आईसीसीआर के प्रेसिडेंट भी है, उस समय उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि हर देश से 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को कुंभ में लेके जाएंगे और उनको इंडियन सिविलाइजेशन का, संस्कृति का एक लाइव टूर कराएंगे। और ये हुआ भी था कि कितने 100+ देशों से कैंडिडेट्स आए थे, उनको हमने ऑफिशियली एक एक्सपोजर दिया था कि देखिए भारतीय संस्कृति क्या होती है। सो दिस इज हाउ वी वांट टू प्रेजेंट कुंभ। और अभी ये क्या कर रहे हैं, ये कुंभ के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं जस्ट फॉर देयर पेटी पॉलिटिकल गेन्स। और इसमें भी वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे कि नहीं ईद अच्छा है, कुंभ को आप टारगेट करो, कुंभ इज अ शो ऑफ पॉलिटिकल पावर। आपको कुंभ का कुछ भी नॉलेज होगा तो जिस स्टेट में कुंभ होते हैं, कुंभ मेला आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, जिसको बोल सकते हैं, एक तो उसका सांस्कृतिक एंगल तो हम सबको पता है, लेकिन उसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है कि उस शहर की, उस राज्य की इकोनॉमी कुंभ पे डिपेंड भी करती है, बिकॉज 4 साल में एक बार आता ही है हमारे यहाँ पे कुंभ। तो इतने ज्यादा स्टॉल्स वॉल सब लगते हैं, लोग वगैरह वहां पे रहने जाते हैं, वहां पे छोटे छोटे चीजों की बिक्री होती है जो साल भर नहीं होती है। इसके लिए गवर्नमेंट भी स्टेप्स लेता है क्योंकि इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट वगैरह भी होता है। सो गवर्नमेंट लेगा ही इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स वगैरह जो उठाएगा ही। और हर स्टेट जो है उसके लोगों का इकोनॉमी, उनका लोगों का पेट भर रहा है तो वो और अच्छा बंदोबस्त क्यों नहीं करेगा, अच्छा मैनेजमेंट करेगा। ये कुंभ की पार्श्वभूमि है जिसके ऊपर फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स कांग्रेस टारगेट कर रही है। अब हम आते हैं सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज पे कांग्रेस ने ये जो टूल किट है उसमें इमेजेस दिए हैं। अब इमेज में देखो, हिंदू साधुओं को दिखाया हुआ है त्रिशूल लेके। अब हमारे लिए वो एक सांस्कृतिक सिंबल है, लेकिन जो थोड़ा हिंदुइज्म से या हिंदुत्व से ड्रिफ्ट हो गए उनको ये बहुत ही वॉयलेंट फिगर रखता है। शार्प कॉन्ट्रास्ट में अब दूसरा फोटो देखिए कि ईद के लिए कैसे फोटो अपने यूज करने चाहिए, कि 2 बेचारे लड़के हैं, बच्चे हैं मुसलमान, और वो अपने बच्चे गले हाथ में हाथ डाल के वो खड़े हैं करके। सो एक इमेज में आप देखते हो बहुत सॉफ्टनेस दिखती है जब स्पेशली आप ईद का इमेज देखते हो, और आप हिंदुइज्म का इमेज देखते हो तो एक थोड़ी सी क्या बोलते हैं कि वो फोर्स पावर उसमें नजर आती है। अब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? व्हाई इज अ पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन 2 रिलीजन्स? हिंदुइज्म और इस्लाम में भेदभाव करना ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए जायज है क्या, स्पेशली पार्टी लाइक कांग्रेस? मतलब ये अगर कल बीजेपी ने ऐसा किया होता कि हिंदुओं को चुपचाप से मंदिर में, ऐसे मंदिर के बाहर बैठे हैं, ये अपना ध्यान कर रहे हैं, और दूसरे साइड में मुसलमानों को बहुत एग्रेसिवली दिखाया होता, उनका जो रैलीज वगैरह वो जो निकलते हैं उसके वक्त वो अपने पीठ को वगैरह मारते हैं, वो जो होता है उसके फोटोज डाले होते, तो कैसे गलत होता या सही होता? अब पेज 4 पे आते हैं। एक्चुअली देखिए जो किट अपलोड किया वो टाइपो रहेगा, पेज 3 पे आते हैं। अब बी पार्ट है क्वेश्चंस ऑन पीएम केयर्स, कि पीएम केयर्स ने क्या किया, ठीक है बराबर है। और भी उन्होंने देखिए पॉइंट देखिए, ए मोबिलाइज फॉर्मल सिविल सर्वेंट्स टू रेज क्वेश्चंस अबाउट पीएम केयर्स लाइक दे डिड अर्लियर।
इसका मतलब क्या है? उसके मतलब निकलता है कि पहले भी जो पीएम केयर पे बवाल हुआ था, जो सिविल सर्वेंट्स ने किया था, क्या वो कांग्रेस के हिडन मेंबर्स थे, कांग्रेस के मित्र थे, जिन्होंने कांग्रेस के बोलने पे पीएम केयर पे आवाज उठाया था? दूसरा, इफ एनी सेलिब्रिटी डोनेट्स टू पीएम केयर्स, then aggressively question them. If they are on social media, then use Congress social media department to embarrass them. अब ये जो स्ट्रैटेजी है कि आप कोई सेलिब्रिटी अगर प्रो मोदी या इस गवर्नमेंट के पक्ष में बात करता है तो उसके खिलाफ आप एक पूरा सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैंपेन चलाइए, उसको बहुत बुरा भला कहिए कि वो सेलिब्रिटी मोदी जी के पक्ष में या भारतीय सरकार के पक्ष में बात ही ना करे या पीएम केयर्स को डोनेट ही ना करे. दिस इज व्हाट द कांग्रेस हैड बीन डूइंग फॉर द एंटायर 90s एंड द अर्ली 2000s. ये तो 2014 के बाद चीजें बदल गई थी. आप भी अगर क्षेत्र में रहे हैं कार्यकर्ता करके 2012 के पहले और 2012 के बाद, एक समाज में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई थी अपनी विचारधारा को, तो इसको फिर से बदनाम करो. मेक दिस आइडिया द आइडियोलॉजी अनटचेबल, ऐसे एक वाक्य है. वेंटिलेटर्स थ्रू पीएम केयर्स जो पंजाब और छत्तीसगढ़ में गए थे वो अनयूज्ड है, उसके मोमेंटम बिल्ड करो कि वो डिफेक्टिव है. टेक्निकली देखिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या रहता था बीजेपी का कि छत्तीसगढ़ और पंजाब में जो है उसका क्या हुआ, आपके पास तो है वेंटिलेटर्स जो पीएम केयर से दिए गए थे लेकिन आपने यूज ही नहीं किए. तो आप एक काउंटर नैरेटिव करो कि वो डिफेक्टिव है. अब वो एक्चुअली डिफेक्टिव है या नहीं उन्होंने बोला ही नहीं. उन्होंने क्या लिखा कि build momentum on the fact that they are defective. They haven't said they are defective. Fourth, mobilize friendly RTI activists to file multiple RTIs on every aspect of PM cares and every decision that is taken through it. मतलब ये जो RTIs जो जाते थे ये सुप्रीम कोर्ट के पास या PIL जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पास या कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट्स के पास, they are politically motivated. ये तो हमको लगता ही था कि they are politically motivated, but this thing is a proof that they are politically motivated. तीसरा मुद्दा, स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुजरात. अब उनका बोलना है कि गुजरात को आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहे, तो एक गुजरात के खिलाफ बाकी लोग स्टेट्स को भड़काओ कि गुजरात को ही सब कुछ मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, मोदी जी और अमित शाह गुजरात से है तो उनको ही स्टेट, ये और एक ये ऐसे एक नैरेटिव बिल्ड करो. चौथा, चूजिंग वैनिटी ओवर पीपल्स लाइफ. वैनिटी मतलब क्या? सेंट्रल विस्टा, ये आप 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये पूरा खर्चा आप कोविड केयर के लिए दीजिए. अब उसमें अनेक उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये है कि बॉस समझो सेंट्रल विस्ता ना करे तो क्या आज कोविड में पैसे की कमी है या क्या कमी है? पैसे की कमी तो करना चाहिए, लेकिन पैसे की कोविड में कमी कहीं पे नजर नहीं आ रही है. दूसरा, ये सेंट्रल विस्टा का जो प्लान है, बेसिकली आई थिंक द कांग्रेस डज नॉट वांट give the credit to प्रधानमंत्री मोदी and the भारतीय जनता पार्टी for this, क्योंकि आज जो पार्लियामेंट बनेगा वो अगले 70 साल तक तो रहेगा ही, और 70 साल तक बीजेपी और मोदी की उसके ऊपर छाप होगी. बिकॉज टेक्निकली अभी जो राष्ट्रपति भवन हमारे पास है या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंट बिल्डिंग है, दोनों ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स है. सो दिल्ली में जो भी मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, अक्षरधाम के पहले सारे मुगल या ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स थे. अक्षरधाम आने के बाद वो एक सबसे बड़ा इंडिक हमने बनाया हुआ स्ट्रक्चर बना, और शायद पार्लियामेंट बिल्डिंग ये पहला बड़ा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का बनेगा और जिसके ऊपर किसने बनाया, ये मोदी जी ने बनाया था, बीजेपी ने बनाया था, वो छाप परमानेंटली छूट जाएगी जो इनको नहीं चाहिए, जो इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. अब दिस इज ग्रॉस मिसलीडिंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री, बट देन इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी यार. मतलब पॉलिटिकल पार्टी का काम ही रहता है कि आप जो सत्ता में है उनके खिलाफ आप मुद्दे बोलो, खराब बोलो, उनका ब्रांड इमेज इफेक्ट करो. अब हम लास्ट पेज पे आते हैं, एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कांग्रेस. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोशल मीडिया ले लो, यूथ कांग्रेस जो काम कर रहा है उसके बारे में बोलो, और ये बोलो कि बीजेपी वाले लोग काम नहीं करते, हमारे लोग काम करते हैं. ठीक है, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी. छठा मुद्दा देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज. इनका बोलना है अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव बीन हाई एंड हैव नॉट ड्रॉप्ड. मतलब दे एक्सेप्ट मोदी जी के रेटिंग्स हैव बीन हाई एंड दे हैव नॉट ड्रॉप्ड इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय हिज इमेज एंड इरोड हिज पॉपुलैरिटी. वो उन्होंने लिखा कि यूज रिसोर्सेज क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया टू क्वेश्चन मोदीज इनकम्पिटेंस फ्रॉम
हैंडल्स विच लुक लाइक मोदी और बीजेपी सपोर्टर्स। इसका मतलब आप फेक हैंडल्स तैयार करो और ऐसे लिखो कि आई यूज्ड टू सपोर्ट मोदी, लेकिन इसके बाद कोविड का मिस हैंडलिंग देखते हम छोड़ दें, मोदी का सपोर्ट निकाल दिया। मतलब आप झूठ बोलने के लिए एनकरेज कर रहे हो। दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया का जो कवरेज है फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस का can be tailored to exclusively focus on Modi and his mismanagement. Liaise with foreign journalists and India's op-ed writers in foreign publications and brief them on talking points. इसका मतलब क्या ये पेड मीडिया की हम बात कर रहे हैं कि आप लाइजन करो जो पत्रकारिता में है, जो फॉरेन मैगजीन्स में लिखते हैं, और उनको मुद्दे दो। लाइजन का अर्थ क्या होता है? मतलब इसका एक अर्थ होता है, नॉर्मल अर्थ होता है कि हमने जाके मुद्दे देना। दूसरा होता है कि आप उनको जाके कुछ गिफ्ट दो, उनको कन्विंस करो कि आप मोदी के खिलाफ लिखो। अब ये जब बातें हो रही है ना, इसके साइमल्टेनियसली पैरेलली आउटलुक में वो लेख आता है, इंडिया टुडे में वो नेगेटिव लेख आता है। तीसरा, यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज which is already being done by foreign media. Such journalists can be facilitated by our local cadre in various districts to get right image and then reporting can be magnified. मतलब जो फॉरेन मीडिया भारत को क्रिटिसाइज कर रही है, बोल रही है कि नहीं यहाँ पे देखो डेथ्स हो रहे, और ऐसे लोगों को आप इनवाइट करो, अपने डिस्ट्रिक्ट के स्मशान में लेके जाओ और दिखाओ देखो कितने लोग मर रहे हैं। मतलब भारत का नाम बदनाम करने के लिए जितनी आप कोशिश कर सको करो, और उसमें प्रधानमंत्री का नाम बदनाम करो। फिर लिखा है, द एनवेलप कैन बी पुश्ड टू स्टार्ट यूजिंग demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers. मतलब फ्रेंडली इन्फ्लुएंसर्स का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे कोई खुद को, जैसे मुझे लगता है ध्रुव राठी टाइप्स लोग हैं जो खुद को न्यूट्रल बोलते हैं, राजदीप सरदेसाई भी वो हो सकते हैं, बरखा दत्त भी हो सकती है। ऐसे लोगों को, फ्रेंडली इंटेलेक्चुअल्स को और ओपिनियन मेकर्स को आप जाके मिलो और उनको बोलो कि मोदी के खिलाफ बहुत ही डीमीनिंग फ्रेजेस, डीमीनिंग इज अ वेरी चीप लैंग्वेज टू यूज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन whenever taking the name of the new mutant. Social media volunteers may also call it Modi strain. मतलब देखिए एक नया स्ट्रेन आ गया है, हम जहां का भी वो स्ट्रेन है उसको हम उस नाम दे सकते हैं, लेकिन बोले नहीं इसको आप, क्योंकि अभी वो बैंगलोर स्ट्रेन की बात हो रही थी, कोलकाता स्ट्रेन, बंगाल स्ट्रेन नाम रखना क्या हो रहा था, इसमें बोलते हैं नहीं उसको इंडिया स्ट्रेन बोलो सो दैट भारत का नाम बदनाम हो, उसको मोदी स्ट्रेन बोलो सो दैट द प्राइम मिनिस्टर गेट्स। मतलब द प्रॉब्लम विथ दिस टूलकिट इज मोर देन लीगल, इट्स एथिकल एंड मॉरल। क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को भारत में आगे जाके राजनीति में वोट लेके इलेक्शन जीतने का अधिकार है? मतलब वोट क्या मुंह से मांगने को आते हैं ये? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है इतना उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। लास्टली देखिए ना, यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर। अब क्वारंटाइन जयशंकर क्या, जयशंकर शायद वो इंटरनेशनल मीट अटेंड करने के लिए गए थे और उनको कंपलसरी क्वारंटाइन था एक 5 स्टार होटल में, क्योंकि वो कंपलसरी था। तो आप यूज करो क्वारंटाइन जयशंकर। साइडलाइन राजनाथ सिंह, मतलब एक देश में क्राइसिस जब हो रहा है तो हम क्या देखते हैं कि पूरा देश साथ में आता है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये कर रहे हो कि पॉलिटिकली कितना डैमेज कर सकते देखते हैं। बी पॉइंट है, कवर स्टोरीज इन वीकली मैगजीन्स which reinforce the same image of missing government. मैंने आउटलुक की बात की थी ना, गवर्नमेंट मिसिंग, देखो सेम शब्द प्रयोग है। तो इसके बाद ऐसा शक हो जाता है क्या आउटलुक को कांग्रेस ने अप्रोच किया था और कुछ लेन देन हुई थी दोनों के बीच में, क्योंकि इंडिया टुडे में भी एक सिमिलर पीस आया था। फिर लिखा है लास्ट पॉइंट, लेटर्स कैन बी रिटन एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम सजेशंस टू इमोशनली अपील करना, ये वो आप भेजते रहना करके ओपन लेटर टू मोदी, जैसे मनमोहन सिंह जी ने लिखा था, which means it was a part of toolkit. मनमोहन सिंह जो संत बनते, ultimately he also was a part of toolkit. So basically ये toolkit था। और मेरे हिसाब से more than anything else it is damaging to the Congress party itself कि आप किस लेवल पे गिरते हो just to have political gains। तो जब आगे जाके हम जब टूल किट की बात करते हैं ना, तो वन, टूल किट इज नॉट रॉन्ग, प्रॉब्लम इज यार आप किस लेवल पे गिरते हो। मुझे याद है हम संघ में उदाहरण देते हैं, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, मुझे लगता है ये कोई तो
मंच पे अपने कोई तो एक लीडर आए थे जो संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, और वो वहां पे बैठ के गवर्नमेंट को, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो बोल रहे थे कि आपके कांग्रेस वालों को पूछिए आपके प्रधानमंत्री ने क्या किया। तो उस समय गुरुजी ने उनको बोला था कि आपके प्रधानमंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट डिफीट हिम पॉलिटिकली, दैट मीन्स आप भारत की, क्योंकि प्रधानमंत्री वो भारत के हैं, आप भारत की प्रतिमा इतनी खराब करोगे, अपने देशवासियों के सामने तो करोगे लेकिन बाहर भी जाके करोगे जस्ट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स। दैट इज द बिग प्रॉब्लम विद दिस कांग्रेस टूल किट। सो क्या टूल किट बनाना गलत है? गलत नहीं है, लेकिन एक आप बहुत कम्युनल टूल किट बनाते हो। आप टूल किट में लिखते हो कि हिंदुओं को बदनाम करो, मुसलमानों को प्रोटेक्ट करो, ये आप क्यों करते हो एक पॉलिटिकल पार्टी बन के? दूसरा, अब फॉरेन मीडिया के साथ मिलके भारत और भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हो, ये आपको सूट करता है क्या? थर्ड, अभी जो एक नया मुद्दा निकला हुआ है कि कांग्रेस ने पहले क्लेम किया ये हमारा है ही नहीं करके, और अभी ट्विटर उसको क्या करता है, ट्विटर पे सबसे पहले संबित पात्रा के ट्वीट को उन्होंने लिखा कि दिस इज अ मिसलीडिंग ट्वीट, ऐसे एक लिख के आता था। और अभी 5 भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के टूल किट के जो ट्वीट्स है उसके ऊपर लिखा है, आता है कि दिस इज अ मिसलीडिंग ट्वीट करके। सो अभी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट में जाने वाले हैं। अब ये पता नहीं कि ये ऑफिशियल टूल किट थी, ये लीक हुई, ये इंटेलेक्चुअल सेल की थी, ये किस लेवल की टूल किट थी, ये जेन्युइन थी या नहीं भी नहीं, तो ये सारे कंट्रोवर्सीज है। इसलिए कांग्रेस पार्टी बोलती है बीजेपी हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी इज एम्बैरेस्ड। इवन इफ दिस वाज अ जेन्युइन स्ट्रेटजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नॉट पुट दीज थिंग्स ऑन पेपर। आप लोगों ने ये सारी चीजें पेपर पे डालनी ही नहीं चाहिए थी, इवन इफ इट वाज अ स्ट्रेटजी। मतलब ये दिखाई देता है कि आप कितने इमेच्योर हो। मतलब भारत देश चलाना दूर की बात है, आप छोटे कैंपेन्स नहीं चला सकते हो। ऑन दिस नोट मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त करूंगा। कुछ प्रश्न होंगे या आपकी कुछ टिप्पणियां होंगी तो मुझे सुनना अच्छा लगेगा। How many MPs and MLAs have filed FIRs or cases against this toolkit yet? And for many other cases like the farmer protest that happened, that toolkit thing, how many नहीं, cases have been filed मतलब किसने, मतलब against this toolkit? against that toolkit? It does not necessarily have to be a MP or a MLA who is going to file the cases. मतलब that's not how it's done. Politically अगर आप देखा जाए तो if I am a political party, मैं तो रैंडमली एक लॉयर को बोल दूंगा, जो कांग्रेस ने भी किया ना। कांग्रेस के टूलकिट में कैसे था कि अपने समर्थकों को जाके बोलो जो शायद कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी ना हो, तो आप जाके फाइल करो, फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रेंडली जर्नलिस्ट। सो बीजेपी विल आल्सो काउंटर इट लाइकवाइज, फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रेंडली जर्नलिस्ट, ये सारे लोग जाके फाइल करेंगे। मोर देन फाइलिंग इट, what the BJP should be doing is should be promoting, sharing this toolkit, और देश के लोगों के सामने कांग्रेस को एक्सपोज करना चाहिए कि देखिए ये सेक्युलर खुद को बोलते लेकिन कितने कम्युनल है। दे सपोर्ट वन रिलीजन ओवर द अदर, दे प्रिफर भारत का नाम दुनिया के सामने बदनाम हो फॉर पॉलिटिकल एंड्स, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द बीजेपी स्ट्रेटेजी इज राइट नाउ। कोर्ट में जाने से, कोर्ट में गए ही रहेंगे, लेकिन राइट नाउ द फोकस इज टू डिफेम द कांग्रेस की ये देखो किस हद तक अपनी राजनीति को लेके जाते हैं कि देश और देश के प्रधानमंत्री बदनाम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उनकी राजनीति चलती रहनी चाहिए। आई डाउट अगर एमपीज एमएलएस ने कुछ फाइल किया है, बिकॉज एमपीज एमएलएस क्यों करेंगे फाइल? करना चाहिए ना, उन्होंने क्यों करना चाहिए? उनके पार्टी के अगेंस्ट में है, देश के अगेंस्ट में है। अगर वो अरे पार्टी में सिर्फ एमपीज एमएलएस नहीं होते ना भैया, पार्टी अगर बीजेपी अगर बीजेपी का अगर लीडिंग है वहां पर, और अगर वहां पर वो खुद देश चला रहे हैं तो उनका तो आप मुझे बताइए फिर प्रदेश अध्यक्ष ने करना चाहिए या फिर वो बीजेपी के एमपी ने करना चाहिए? वो तो जिन्होंने भी है, लेकिन करना तो चाहिए। किया है या नहीं किया, वो एक सवाल था उनका। अब नहीं, नहीं, ठीक है, आप यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन देन भी। मेरा क्या बोलना है, मेरे हिसाब से तो पहला धर्म नहीं, मुझे नहीं लगता बीजेपी के एमपीज एमएलएस ने करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल बैटल बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस राइट नाउ। उसमें तो उन्होंने करना चाहिए ना।
हाँ देखो they should blame him. एमपी एमएलए अगर ऐसा केस करते रहेंगे ना तो हर किसी पे केसेस आने लगेंगे। एग्जैक्टली, इट्स अ रॉन्ग और प्रेसिडेंट। गलती अरे एक बाबा, जन का ही नहीं संघ होता। संघ के खिलाफ भी जो केसेस होते हैं उसमें कौन से संघ चालक या कौन से संघ के कार्यवाह प्रांत के महानगर के कोर्ट में जाके केस करते हैं? हम भी अपने विचारधारा के इसको चुनते हैं ना, जो संघ का कट्टर स्वयंसेवक होगा उसके पास कोई जिम्मेदारी अभी नहीं है लेकिन वो फेस कर सकता है, तो हम ऐसे लोगों को पकड़ के जा बोलते हैं चलो आप चलो फाइल करो कांग्रेस के खिलाफ या अभी किसी ना के भी खिलाफ। अभी वो चाहते कि हम गलती करें और वो हमें उस बात को उछल के हमें ज्यादा परेशान करे। उसके लिए Why हमें खुद को कंट्रोल करना होगा। why is big tech giants like this? तो एक अभी बड़ी कंट्रोवर्सी वही होगी है कि ट्विटर ने ऐसा क्यों किया है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ट्विटर हैज बीन एंटी बीजेपी, प्रो आम आदमी पार्टी, प्रो कांग्रेस, बिकॉज जहां पे आम आदमी पार्टी के नेता को 900 फॉलोअर्स होते हैं तो भी उनको ब्लू टिक होता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता को 1 लाख फॉलोअर्स होते तो भी उसको ब्लू टिक नहीं होता था। ये 2-3 साल पहले मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। आपने ट्विटर पे तो ये बहुत ही देखा है कि कैसे अपने विचारों के लोग शैडो बैन हो जाते हैं, कैसे ट्विटर पे एक विचारधारा को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो जेएनयू का जो एबीवीपी का एपिसोड हुआ था जहां पे एबीवीपी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, वहां पे भी अगर आप देखो तो ये नैरेटिव जो भी हाइलाइट्स वगैरह दिखते हैं वो हमारे खिलाफ ही होते हैं। सो ट्विटर को काफी बार वार्निंग दे चुके हैं और मुझे लगता है कि कुछ बड़ा ट्विटर के माध्यम से मोदी जी मैसेज भी भेजना चाहते थे। एग्जैक्टली अगर आप याद करोगे मार्च में मोदी जी ने वार्निंग दी थी कि आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग ट्विटर, लेकिन एग्जैक्टली उसी दौरान कोविड आ गया और मुझे लगता है कि he didn't want to do politics at that point of time and rather than getting into politics use Twitter जहां पे उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस है, फॉलोअर बेस है, to reach out to people directly and communicate, जो वो साल भर करते आ रहे थे लाइव जाके। तो मे बी एक तो अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि गवर्नमेंट ने ट्विटर को नोटिस भेजा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। टिल द टाइम इट इज प्रूव्ड इट इज मिसलीडिंग और नॉट मिसलीडिंग, हु इज ट्विटर टू डिसाइड दैट? लेट दैट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो गवर्नमेंट हैज आल्सो सेंड अ नोटिस एंड अ वेरी स्ट्रांग नोटिस टू ट्विटर। तो उसके ऊपर अभी क्या एक्शन होगा, वी विल गेट टू सी इट इन द कमिंग डेज। I have one question here. Yes. Should I go ahead? Yeah. Thank you. Since in the Congress toolkit, PM's name was taken many times, if we can see. So why can't he file a defamation case against him? Because similar incidents was happening in Singapore, where PM Lee Hsien, he filed a defamation case against the one who posted that post, and he was then ordered by the Supreme Court of that governance to pay $99,000 in the defamation case. नहीं, यहाँ पे डेफेमेशन हो ही नहीं सकता बिकॉज कांग्रेस ने क्या लिखा है यहाँ पे टूलकिट में? बोलो कि आप प्रधानमंत्री को कॉर्नर करो, ऐसे लिखा है। ओवर कोविड मिसमैनेजमेंट, Modi strain they are also used. सो दैट why इज, couldn't- अरे दैट इज योर क्रिएटिव फ्रीडम ना बाबा। वो अभी आप कुछ सेकुलर कंट्री है। इसके ऊपर आप में से कोई लॉयर रहेगा तो आप बता दीजिए उसमें गलत क्या है। मैंने बोल दिया, एक पागल आदमी रास्ते पे जा रहा है वो कुछ भी बोलेगा आपको, आप उसके खिलाफ डेफेमेशन केस फाइल करोगे? देखो, राजनीतिक लड़ाई राजनीति में ही, मैदान में ही लड़नी होती है। ये जो आप बोल रहे हो ना कि मोदी स्ट्रेन ये वो, तो सो राइट नाउ बीजेपी ने कांग्रेस का टूल किट सोशल मीडिया पे अपलोड करके उनको एक्सपोज किया। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। आज आप और मैं इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस किस हद तक गिर रही है, कितना कम्युनलिज्म कर रही है, कैसे अपने देश का प्रधानमंत्री का नाम खराब करने के लिए तैयार है जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन्स। सो ये भी एक पॉलिटिकल राजनीति हुई, क्योंकि टेक्निकली इसमें डेफेमेशन का कुछ है नहीं। उसने एक्चुअली हाँ, जो केस जैसे मैंने सिंगापुर का बताया, जैसे कि 2015 में भी गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था जो ट्विटर पे उन्होंने डाला था, विच वॉज नरेटेड रॉन्गली। सो इफ अगर सिमिलरली अगर कांग्रेस कोई भी पॉलिसी अगर रॉन्गली दिखा रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, लेट इट बी पीएम केयर्स फंड या कुछ भी, तो व्हाई कांट दे फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट, बिकॉज इट विल प्रूव देम रॉन्ग and it will prove that the Bharatiya Janata Party government is a dictatorial government. It cannot actually accept any kind of opposition.
नहीं नहीं, कोर्ट में जाएगा तो डिफरेंट कैसे हो सकता है? अरे लेकिन अरे मुझे ये बताइए ना, आप इतना इनसिक्योर क्यों होते हो? किसी ने कुछ चिल्ला के कुछ बुरा बोला तो आप इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग एंड पॉलिटिक्स. अगर आज कांग्रेस सत्ता में थी तो क्या बीजेपी ने क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए आप कम गिरे करके? और बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया तो क्या कांग्रेस कोर्ट में लेके जाएगी बीजेपी को? आणखीन नितीनजी यादव आणि निनाद वासावे सॉरी गणेश वासावे हे गण क्रमांक 2 आणि 3 उत्तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील. प्लीज म्यूट अदर माइक. सगळ्या गणेश शिक्षकांना I have a question. येस. आता फ्रायडेज फॉर फ्युचरने म्हणजे आत्ता नव्हे मागे ईमेल पाठवून मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंटला मेल केले होते बरेच. तर आणि मग त्याच्यानंतर ते स्पॅम म्हणून त्यांनी ब्लॉक केले म्हणजे ते मेल येणं त्या कंटेंट मध्ये. तर त्या विषयाबद्दल काय सांगाल? मला लक्षात नाही आलं काय. म्हणजे आता जे म्हणजे अदानी किंवा अंबानी जे त्यांच्या विरोधात आहेत फ्रायडेज फॉर फ्युचर, तर ते कसे गुन्हा करतायत किंवा ते कसे जंगलतोड करतायत किंवा काही करतायत त्याच्याविषयी ते ईमेल पाठवायचे मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंटला. फ्रायडेज फॉर फ्युचर. कोण पाठवायचे? फ्रायडेज फॉर फ्युचर. नाव टाईप कर, मला नाव लक्षात नाही येते. ऐकायला ग्रेटा थनबर्ग. फ्रायडेज फॉर फ्युचर. ओके 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 ग्रेटा थनबर्ग. ओके. तर आणि मग ते मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंटचे जे कोण त्यावेळेसचे मिनिस्टर होते त्यांनी सांगितलं की हे सगळं स्पॅम आहे आणि ते आम्ही म्हणजे त्या कंटेंट मध्ये येणारे आम्ही प्रत्येक गोष्ट ब्लॉक करतोय. तर त्याबद्दल काय सांगाल? हे कोणत्या मिनिस्ट्रीला पाठवलं? भारताच्या? हो हो. नाही मला ह्याची काही माहिती नाही. म्हणजे कधी पाठवलेलं आहे सांगताय तुम्ही? हे साधारण नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये पाठवलेले आहे. अच्छा. नाही मला माहिती नाही आणि ऐकण्यातही असं आलं नाहीये. मी म्हणजे एका कोणत्या तरी स्पेसिफिक आरेच्या बाबतीत वगैरे असेल ते. एका स्पेसिफिक आरेच्या बाबतीत असं नाही म्हणजे सगळंच ओव्हरऑल म्हणजे तुम्ही कोणताही म्हणजे तुम्ही ते व्हॉलेंटरी होतं. त्यांनी अशी 10-15 गोष्टी दिलेल्या होत्या आणि म्हणजे आता समजा आरेचं पकडून मिळालं. मी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बॅन्स ग्रेटा थनबर्ग्स इन्स्पायर्ड फ्रायडेज फॉर फ्युचर वेबसाईट आफ्टर दे स्पॅम एन्व्हायरमेंटल मिनिस्टर्स मेल बॉक्स. तर ह्याच्याबद्दल काय बोलायचंय? तर म्हणजे ते त्यांचं कंटेंट जे होतं ते त्यांनी वाचायला हवं होतं का? हो वाचायला हवं होतं. मग ते म्हणजे बरोबर की चूक असं विचार. वाचायला हवं. मी तुम्हाला तेच सांगतो. कसं आहे माहितीये का, तुम्ही स्पॅम माझं ऑप्टिक्स कसं असायला हवं ग्रेटा थनबर्गचं मी वाचलं. एक मिनिट बोलू? हो. तर जर त्यांनी ते वाचलं असतं तर कदाचित म्हणजे जे त्यांनी बाहेरच्या एम्बेसीज मध्ये जाऊन म्हणजे भारताच्या एम्बेसी समोर जे आंदोलन केलं ते कदाचित केलं नसतं अशी शक्यता असू शकते. जर त्यांनी माझं त्याच्यात मत असं आहे की ऍक्टिव्हिस्टनी जे आंदोलन केलं त्यात ग्रेटा नव्हती. इन अ वे शी वॉज अ पार्ट ऑफ दॅट. हे झालं. मला फ्रायडेज फॉर फ्युचर म्हणायचंय. आता ते ग्रेटा म्हणायला सोपं पडतं म्हणून ग्रेटा. हो. नाही पण त्याच्यात असं काही नाही. म्हणजे त्याच्यात मला काय म्हणायचंय की दॅट वॉज अ रॉंग ऑप्टिक. म्हणजे आपल्याकडे ईमेल स्पॅम झालं, आपण ते स्पॅम मध्ये टाकलं पण हे लोकांना जाऊन सांगण्याची गरज आहे का? दॅट इज पॉलिटिक्स. मे बी यू पुट इट इन द स्पॅम बट यू डोंट रिअली कम आउट अँड टेल पीपल. हे काँग्रेस पण चुकली. काँग्रेसने जे टूलकिट बनवले ते ऍज अ पॉलिटिकल मेक सेन्स. बट तुम्ही हे पब्लिकमध्ये आणणार आहात. तुमची काही स्ट्रॅटेजी असू शकते पण हे तुमचं इंटरनल डॉक्युमेंट पब्लिकमध्ये लीक होतं. तसंच इकडेही समजा त्यांनी स्पॅम मध्ये केलंही असतं त्याला आपण एका लोकांसमोर येणं सांगण्याची गरज होती. पोलीस कंप्लेंट करण्याची गरज होती. लोक आम्हाला स्पॅम करतायत करून. म्हणजे ऍज अ पॉलिटिकल टूल हे तुम्ही आणि मी सगळे वापरतो. म्हणजे आपण काश्मीरमधनं आर्टिकल 370 काढून टाका, हे राष्ट्रपतीला पत्र लिहा आणि असे कितीतरी पोस्ट कार्ड आम्ही किती वेळा तरी अभियान केलेले आहेत. मग राष्ट्रपती कंप्लेन करणार की आम्ही येऊन त्यांना पोस्ट कार्ड नाही. आता झालं कसं की यामध्ये कोरोनाच्या काळात हे सगळं मला एक प्रश्न होता. हो. हॅलो. हो. तर हे सगळं कोरोनाच्या काळात झाल्यामुळे जमाव करायचा नव्हता. हो. त्यामुळे आपण ऑनलाईन काय करू शकतो? एक्झॅक्टली मी तेच म्हणतोय ना. मग
सोशल मीडियावर आता काहीच होत नव्हतं. काय म्हणजे आता सोशल मीडियावर काय तर त्यांनी काय केलं असं असू शकतं का, म्हणजे की त्यांनी डायरेक्ट मिनिस्ट्रीला 100% मी अग्री करतो तुमच्याशी. मी तुम्हाला तेच म्हणतोय की सोशल मीडियावर हे बघा, एकेकाळी आपण सगळ्यांनीच पोस्टकार्ड लिहिलेले आहेत राष्ट्रपतींना. मी पण लिहिलेलं आहे की हे करा ते करा, असं हे मीही लिहिलेलं आहे. आणि आजचे पोस्टकार्ड ईमेल्स आहेत. आपण पण पोस्टकार्ड पाठवून केलेले, सो त्याच्यात काही चुकीचं नव्हतं. चुकीचं गव्हर्नमेंटचं होतं की त्यांनी असं येऊन लोकांना सांगितलं की हे लोक स्पॅमर्स आहेत आणि मी पोलीस कंप्लेंट केली आहे त्याच्या विरोधात. सो ते गव्हर्नमेंटची चूक होतीच ना. जसं काँग्रेसने आता चूक केलेलीच आहे. हे लीक नाही झालं पाहिजे होतं, हे त्यांनी लिहायला नाही पाहिजे होतं. बघा, हा एक भाग झाला टूलकिटचा. टूलकिट काय आहे, कसे वापरतात, बरोबर आहे चुकीचं आहे. बट ऍट द एंड ऑफ इट ह्याचे जे फंडर्स होते त्याच्यावरती आपण प्रश्न करा. मी तो प्यादा म्हणत होतो की हे सगळे लोक प्यादे आहेत. म्हणजे जो ग्रेटा थनबर्गचं टूलकिट होतं किंवा रिहानानी जे ट्विट केलं होतं, रिहानापर्यंत कोण पोहोचला होता, तो काही खालिस्तानी ऍक्टिव्हिस्ट पोहोचला होता. हे सगळे कार्यक्रम प्रोटेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला पैसे कोण देते? तुम्हाला खालिस्तानी टेरर फंड जो असते त्याच्यातनं तुम्हाला पैसे येत आहेत. हे ग्रेटा थनबर्ग आणि त्या काळाचं टूलकिटचं होतं. या टूलकिटमध्ये पण काय आहे की ह्याच्यात पैशाचा उल्लेख नाहीये. बट माझा प्रश्न असा होता की जर तेव्हा दखल घेतली असती तर यदा कदाचित जे काही एमबीसी मध्ये प्रोटेस्ट झाले, टूलकिटचा विषय झाला, तो कदाचित झाला नसता. नाही, माझं मत आहे ते होणारच होतं. कारण हे लोक काय, त्यांना खरंच एन्व्हायरमेंटची काही कन्सर्न नाहीये. त्यांना फक्त तुम्हाला पाडायचं. मला एक वेगळा प्रश्न होता. हो, नमस्कार, माझं नाव मिलिंद भागवत. मला एक वेगळा प्रश्न होता की गेल्या काही वर्षात अदर दॅन कोरोनाचा सगळा काळ पॉझिटिव्ह मोडवर कधी टूलकिट वापरलं गेलंय का, आणि असेल तर त्याची काही उदाहरणं सांगू शकाल का? हे बघा, टूलकिट जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, हे आत्ताचं आलेलं एक शब्दप्रयोग आहे आणि त्याचा पॉझिटिव्ह आपण त्याला टूलकिट म्हटलेलं नाहीये. पण मी एक उदाहरण देईन. आता राम जन्मभूमी मंदिरासाठी आपण जे खालती उतरलो निधी संकलनासाठी, त्याच्यात आपल्याला डूज अँड डोंट सांगितले नव्हते का? कसं घरी जायचं, हात जोडायचे, जय श्रीराम म्हणायचं. कोणी म्हटलं मी नाही देणार पैसे, मग त्यांच्याशी वाद नाही घालायचा. ठीक आहे, चालेल, स्वीकारून निघायचं तिकडनं, जास्त वाद नाही घालायचं. जाताना सगळ्यांनी मास्क घालायला हवं, चांगलं म्हणजे व्यवस्थित प्रेझेंटेबल ह्याच्यात आपण जायला हवं. हे एका प्रकारे हे टूलकिटच होतं, फक्त आपण त्याला कधी टूलकिट म्हटलं नाही. आणि मी सुरुवातीला म्हटलं की एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एव्हरी सोशल ऑर्गनायझेशन, फॉर डुईंग एनी ऍक्टिव्हिटीज, एनी कॅम्पेन्स, दे हॅव अ स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर, डूज अँड डोंट्स. त्यालाच आज आपण टूलकिट म्हणतोय. अनफॉर्च्युनेटली तुम्ही जो उल्लेख केला की जे 2 मेजर एक्सपोजेस झाले टूलकिट बद्दल, ते दोन्ही नेगेटिव्हच होते. ओके, येस. देवेंद्रजी नमस्ते, मी संदीप शिंदे, केमिस्ट्री. तुम्ही खूप छान पद्धतीने ते सांगितलं आणि तुम्ही एक्सप्लेनेशन देताना त्या दोन्ही बाजू चांगल्या पद्धतीने सांगितल्यात की ते पॉलिटिकल अजेंडाच असतो. बरोबर आहे. आता मला अजून एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की आपण ऑब्झर्व करतो प्रत्येक गोष्टी ज्या ठिकाणी आंदोलन होतात त्या ठिकाणी काही ती आंदोलनं फक्त ती गोष्टला अपोज करण्यासाठीच नसतात, तर त्यामागे खूप हिडन इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स सुद्धा असतं. म्हणजे एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं तर नाणार प्रकल्प असो, अगर हे असो काय म्हणतात न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट असो, हे जे एक्झाम्पल्स आहेत याचा देशावरती होणारा जो परिणाम आहे फ्युचरमध्ये, म्हणजे आपण कम्प्लिटली फ्युएलसाठी डिपेंडंट आहोत बाहेरच्या देशांच्या वरती. आणि जर आपण स्वयंभू झालो, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट वापरायला लागलो, इव्हन पवनचक्क्याला सुद्धा तेवढाच विरोध झालेला होता. अशा पद्धतीचे जे काही छुपे अजेंडे जे आहेत आणि त्यावरून जे हे केलं अपोजिशन चालू जातं, याच्यावरती आपण पुढे जाऊन काहीतरी करायला हवं की करायला हवं ना. म्हणजे तुम्ही तर थर्मल पॉवर वगैरे असं ठीक आहे, ते तर डेव्हलपमेंटच्या गोष्टी आहेत, ते स्वाभाविक आहे, ते दिसून येतात असं म्हणतात. गेल्या वर्षी 2 वर्षापूर्वी ते जलीकट्टू बॅन करा असं एक पेटिशन झालं होतं. इंदिरा जयसिंग वगैरे त्याच्यात इन्व्हॉल्ड होते. आणि त्याच 2-3 वर्षात अशा अनेक गोष्टी निघाल्या होत्या जे आपले पारंपरिक स्पोर्ट्स आहेत किंवा पारंपरिक उत्सव आहेत त्यांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात किंवा हायकोर्टात जाऊन लोकांनी PIL केले होते.
एक सज्जन आहेत तमिळनाडूचे सुरेंद्रनाथ चंद्रनाथ म्हणून, त्यांनी ओपनली स्वतःहून इच्छा दाखवून त्यांनी सर्च केलं इंटरनेटवरतीच, आणि एकातनं दुसरी लिंक लागत त्यांनी असं केलं की हे जेवढेही पैसे येत आहेत, हे जे इंडियन पेटिशनर्स आहेत, हे PIL फाईल करणारे इंडियन कंपनीजच आहेत किंवा इंडियन लॉयर्सच आहेत, पण त्यांना वाया फंड जे येत आहेत ते सगळे ख्रिश्चन मिशनरीज कडनं येत आहेत. कारण काय, जल्लीकट्टी वाज एकदम तमिळनाडू मधला हिंदू लोक करतात असा एक उत्सव आहे. उद्या तेच बंद झालं तर तिकडचं हे बंद होणार. आता ते केरळमध्ये पण जे शबरीमलामध्ये जे काही कॉन्ट्रोवर्सी केली त्याच्यामध्ये पण पेटिशन करणाऱ्या विरोधात लोक होते, त्यांना बॅक टू द ख्रिश्चन मिशनरींचं. कारण तुम्ही गुगलवरती शबरीमला टाईप करून बघा, त्या डोंगराच्या आजूबाजूला किती ख्रिश्चन चर्चेस आणि मिशनरी ऍक्टिव्हिटीज सुरू आहेत. तसं तिरुपतीचं पण आहे, तिरुपतीच्या विरोधात पण अनेक पेटिशन्स वगैरे झालेत. त्यांना इनडिरेक्टली फंड करणारे फॉरेन एजन्सीजच असतात. सो हे तुम्ही म्हणतात ती खरंच गोष्ट आहे. मी पण सांगतो की शेवटी काय असतं की ग्रेटाच्या बाबतीत पण टूलकिट मध्ये प्रॉब्लेम नव्हता, किंवा ते दिल्लीची मुलगी अरेस्ट झाली. आता ती दिल्लीची मुलगी अरेस्ट पण का झाली, कारण शी वॉज इन्व्हॉल्ड विथ अ ग्रुप ऑफ मे बी टेररिस्ट. तिला माहित नसेल ती टेररिस्ट लोकांबरोबर बोलतीये जे खालिस्तानी ऍक्टिव्हिस्ट आहेत, बट शी वॉज इन्व्हॉल्ड विथ देम. ती झूम मीटिंग मध्ये त्यांच्या बरोबर होती. सो आपणही अनेक वेळा दोघांना मिक्सअप न करता, समजा आपल्या परिचयातनं कोणी लोक अशा गोष्टींवर मध्ये इन्फ्लुएन्स होत आहेत, सो वी शुड अंडरस्टँड दॅट ठीक आहे, आम्हाला माहिती आहे की याला सपोर्ट करणारा बाहेरचा आहे जो स्वतःचा पॉलिटिकल अजेंडा फुलफिल करण्याचा प्रयत्न करतोय, बट इकडे जे काही काम करतोय किंवा जो रस्त्यावर जो कार्यकर्ता त्याला बहुतेक काही माहिती नाही. सो मे बी आपण कुठेतरी त्याला तो कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्नही करायला हवा. उदाहरण देतो इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचं. मी त्या आंदोलनात एकदम आतमध्ये होतो, कारण त्यावेळेला माननीय सरसंघचालकांनी सांगितलं होतं की चांगलं काम लोक फक्त संघ नाही अनेक लोक करतात, आणि संघाच्या स्वयंसेवकांना आव्हान आम्ही करतो की अशा लोकांचा आपण पाठिंबा द्यायला हवा. तर त्यावेळेला अरविंद केजरीवालनी ऑन पब्लिक डिनाय केलं इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा की आम्ही फॉरेन फंडिंग घेतलीच नाहीये. पण फोर्ड फाउंडेशनच्या वेबसाईटवरती फोर्ड फाउंडेशनला रिलीज करावं लागतं की त्यांनी कोणाला फंडिंग केलंय. त्यांनी कबीर ऑर्गनायझेशनला फंडिंग केली होती. सो या जी गोष्टी आहेत की मे बी अरविंदला पण माहिती नाही की युएसचा काय अजेंडा असेल त्याला फंड करण्याच्या मागे. इंडियाला डिस्टेबलाइज करणं हा अजेंडा होता का काय होता आपल्याला माहिती नाही. पण अनेक वेळेला फंडर्सचा एक वेगळा अजेंडा असतो, आणि जे खरंच ग्रासरूट लेवल काम करतात त्यांचा एक अजेंडा असतो, आणि एक असं आपल्याला चित्र दिसतं की सगळे त्याच्यात इन्व्हॉल्ड आहेत. मला वाटतं 8 दिवस तुमची वेळ काय ती बघा. होय, 15 मिनिटं करू ना आपण, 7:15 वाइंड अप करू. ओके सर. माझा प्रश्न असा होता की मगाशी आपण ट्विटरचा जसा उल्लेख केला आणि तुम्ही राम मंदिराचं जसं एक आपण म्हणजे उदाहरण दिलं मगाशी मिलिंदच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना, तर तसं हे दोन टूलकिट आणि राम मंदिर. आता आपण राम मंदिराच्या बाबतीत जेव्हा ट्विटरवरती किंवा ह्याच्यावरती आपण इन्फॉर्मेटिव्ह टाकतो तेव्हा अनेकांना असं आलं की तो कंटेंट म्हणजे थोडासा रिजनल थोडंसं डिस्प्यूट तयार करणारा वगैरे असे त्याच्यावरती ऑब्लिगेशन्स आले अनेक जणांना. पण आता जर समजा ह्या टूलकिट वरती म्हणजे मोदी आपले भारताचे प्राईम मिनिस्टर आहेत त्यांच्याबद्दल खूप घाणेरड्या शब्दात लिहिलं जातं किंवा भारताबद्दल घाणेरड्या शब्दात लिहिलं जातं, हिंदू धर्माबद्दल घाणेरड्या शब्दात लिहिलं जातं, तेव्हा ट्विटर किंवा मी फक्त ट्विटर बद्दलच नाही तर ते इंस्टाग्राम असो किंवा युट्यूब असो या सगळ्यावरती काही रिॲक्शन नाही. तर मग असं इंडियन गव्हर्नमेंट जसं युरोपियन युनियनने एखादा ऍक्ट केला आहे सोशल मीडियाच्या संदर्भात माझ्या मते, तसं इंडियन गव्हर्नमेंटने पण कुठला केला पाहिजे का असं तुम्हाला काय वाटतं? त्याच्यात म्हणजे हे जे टूलकिटचा म्हणजे हा जो विषय आहे तो थोडासा म्हणजे तसा बघायला गेला तर तो चांगला आहे जसं तुम्ही म्हटला, पण ते जे निगेटिव्ह प्रोपागंडा करतात आणि हे जसं आता झालंय तसं ते रोखता येऊ शकतं असं मला वाटतं. ऍज वी इव्हॉल्व्ह म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एकेकाळी ट्विटर वॉज टोटली अंडर US मिलिटरी यूज, म्हणजे ट्विटर नाही सॉरी इंटरनेट वॉज अंडर टोटल US मिलिटरी यूज. तुमच्या माहितीसाठी दॅट इज हाऊ इंटरनेट हॅपन्ड. इव्हेंच्युअली सिव्हिलियन यूज आलं. जेव्हा सिव्हिलियन यूज आलं तेव्हा इंटरनेट एकदम ओपन होतं, कोणी काहीच करायचं त्याच्यावरती काहीच रेग्युलेशन नव्हते, कारण आपल्याला माहितीच नाहीये काय आहे. आतापर्यंत इंटरनेट नव्हतंच, सो कोणत्याही संविधानात त्याच्यासाठी लॉस काहीच नव्हते. हळूहळू इंटरनेट इव्हॉल्व्ह होत गेलं, लोकांचा त्याचा वापर वाढत गेला आणि तसे हळूहळू लॉज येत गेले. तर आपल्या देशातही हळूहळू लॉज येणार. पण
मुळात माझं तुम्हाला काय म्हणणं आहे की टूल किट मध्ये असं काहीच दिलेलं नाहीये ज्याच्यावरती काही लिगल ऑब्जेक्शनेबल गोष्टी असणार. दे आर इममॉरल, दे आर अनएथिकल, दे आर नॉट इलिगल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आय मीन म्हणजे इतकं मी तुम्हाला टूल किटची दोन्ही बाजू सांगितली, ते चुकीचं आहे. काँग्रेस पार्टीला हे शोभतं का? हे नाही शोभत. आणि त्यांचं जे काही प्रोपॅगंडा ते बिल्ड करत आहेत त्याच्यात तुम्ही ते हे टूल किट समोर ठेवून एक्सपोज केलं. पण ही स्ट्रॅटेजी आहे हो. ते तुम्हाला ऑन पेपर दिसते. आता पेपराचं नाव टूल किट दिलंय का कुठेही काँग्रेसनी? नाही दिलंय. हे आपण त्याला टूल किट बोलवतोय. हे काँग्रेसचं टूल किट आहे. हे आपले शब्दप्रयोग आहेत, हे मीडियाचे शब्दप्रयोग आहेत, हे काँग्रेसचे शब्दप्रयोग नाही आहेत. आणि असे टूल किट दे हॅव ऑलवेज एक्झिस्टेड अँड दे विल कंटिन्यू टू एक्झिस्ट अंडर डिफरंट नेम्स. त्याला आपण स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स म्हणू, डूज अँड डोंट्स म्हणू, नावं बदलत राहणार. पण तुम्ही कॅम्पेन डिझाईन करणार, त्याच्यात काय करायला हवं, त्याच्यात काय नाही करायला हवं ते असणारच ना. मुळात तिकडे काँग्रेसचं चुकलं कुठे हे लीक झालं. आणि दुसरं म्हणजे मूळ कुठे त्याच्यात की तुम्ही एकतर रिलिजन्स मध्ये भेदभाव केला. हे एका नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी, एस्पेशली जेव्हा तुम्ही स्वतःला सेक्युलर म्हणतात आणि तुम्ही स्वप्न बघतात की तुमचा प्रधानमंत्री व्हावं, हे तुम्हाला शोभत नाही. दुसरं, तुम्ही भारत देशाला इन्सल्ट करून पॉलिटिकल गेन्स करून घेण्याला तयार आहात, हे तुम्हाला शोभत नाहीत. नाव दीज आर ऑल एथिकल इश्यूज जे काँग्रेसने बीजेपीच्या प्लॅटरवरती दिलेले आहेत, हे टूलकिट लीक झाल्यामुळे. ओके, एक प्रश्न आहे. हो, छान, तुम्ही सुंदर माहिती दिली सगळी व्यवस्थित, अगदी विवरण सगळं केलं तुम्ही टूलकिट्स बद्दलचं. तर टूलकिट मधले हे जे काही बारकावे जे काय आहेत, तर ते वॉर अगेन्स्ट इंडिया असं नाही म्हणू शकत का? म्हणजे जेव्हा काँग्रेस गेट एक्सपोजेस अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच इज लिटरली अगेन्स्ट इंडिया, इट इज ॲज सच ॲज गुड ॲज वॉर अगेन्स्ट इंडिया. Do you agree with this? First thing. And then if we consider this as a war against India, then why can't any legal framework has been established for this? If same thing would have been done by the BJP, where Congress would have been as a ruling party, तर त्या केसमध्ये नक्कीच त्याच्यावरती स्ट्रॉंग ऍक्शन झाली असेल. जर तुम्ही बघतात की रामदेव बाबांची सभा उधळून दिली होती दिल्लीमध्ये जी झाली होती, पोलीस घुसले होते. म्हणजे ही एक मोठी त्यांचं जे कार्यक्रम जो होता तो उधळून लावला, रामदेव बाबांना पळावं लागलं तिथनं अक्षरशः. विनयजी, मी दिल्लीत होतो त्यावेळेला, मी रामलीला मैदानमध्ये होतो, मी रामदेव बाबांबरोबर होतो, मी पोलिसांचे लाठी खाल्लेत, मारही खाल्लेले, हे जवळनं बघितलं. पण त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिगली कुठे काँग्रेसने ती एक इव्हेंट केली. त्यानंतर सुओमोटो कॉग्निशन सुप्रीम कोर्टने घेतला. लॉयर्स माझ्या घरी आले दिल्लीतनं माझं स्टेटमेंट घ्यायला मुंबईला. सो दॅट ऍक्टिव्हिटी हेल्प काँग्रेस, और ते काँग्रेसची ऍक्च्युअली त्याला रामदेव बाबा घाबरले त्यानंतर. पण काँग्रेसची इमेज सुधारली का बदनाम झाली? काँग्रेस बदनाम झाली. इनोसेंट सिटीजन्सला मारलं म्हणून. ती राजबाला आशर ती गेली त्याच्यात, तिला हॉस्पिटलमध्ये मी घेऊन गेलो होतो, बेशुद्ध झालेली ती, आणि 7-8 दिवसांनी ती वारली. सो त्याच्यात काँग्रेसचा काहीच फायदा नाही झाला. आणि हा, I have one point here, but basically you say कि normal people can file an FIR against this, whatever the toolkit is. Like they are framing Kumbh Mela is wrong. It is a super spreader and all. But if a Hindu is filing a complaint against that, and he's been beaten by Congress, and what steps must be taken by the central government? Because we have seen Bengal violence also. There was only an online dharna for it. There is no protection given to the Bengali Hindus there. So if we elect in government and if they can't protect us, then why should we stand for them? This is my question. म्हणजे टूलकिटच्या संदर्भात काय प्रश्न? टूलकिटच्या संदर्भात म्हणजे की जर आता आपण असं सांगतोय की टूलकिट मध्ये हिंदूसला डिफेमेशन केलं आहे एक प्रकाराने, म्हणजे की हिंदू सुपर स्प्रेडर आहे हे वगैरे असं केलंय. पण जेव्हा एक हिंदू, जर साधारण हिंदू कंप्लेंट करायला गेलो आणि जर त्याच्या घरी काही गुंडे मारायला आले, तर आपण असं गव्हर्नमेंट काय ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे काय ऍक्ट असं, म्हणजे काय लॉ वगैरे करून त्यांना प्रोटेक्शन द्यायचं? मला वाटतं की बाय डिफॉल्ट तुम्ही कोर्टात जाऊन, तुम्ही आता जाऊन कंप्लेंट फाईल केली, तर मला नाही वाटत तुमच्या घरी गुंडे मारायला येणार. म्हणजे बंगालमध्ये होतंय, मी मान्य करतोय ते,
बट पॉलिटिकल व्हायलन्स हॅज बीन अ कल्चर ऑफ बंगाल. म्हणजे ते बरोबर आहे. मला तेच म्हणायचं होतं की आपण जर असं जर पॉलिटिकल व्हायलन्स असतं काही स्टेट्स मध्ये, तर त्याला आपण कर्ब करण्यासाठी काय काय करू शकतो ऍज अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. Maybe that can be a topic of discussion someday else, but in this present context, मी तुम्हाला तेच म्हणतोय, and you put it very rightly, as a Hindu I should be concerned. I should not be waiting BJP काय करेल, हे काय करेल, ते काय करणार. ऍज अ हिंदू तुम्हाला वाटते तुमची बदनामी झाली, तुम्ही 4 लोकांना सांगा हे लोक आपल्याला बदनाम करतात, यांना वोट करून परत मुळीच चाळायचं नाहीये, हे तुम्हाला वाटायला. and that is the defeat of the Congress in this toolkit controversy. We should never vote for such a party, and that is how the BJP also wants to defeat the म्हणजे तुम्ही कोर्टात जिंकलात पण इलेक्शन हरलात, त्याला काही अर्थ नाहीये ना. बरोबर. म्हणजे तुम्ही रामदेव पळून लावलं पण त्यानंतर आणि जनरल इलेक्शन पण हरलात. And because Twitter also played a different role there, because many tweets were showed as that they are fabricated and like that. Exactly, manipulated. Yeah. सो नाही, मग त्याच्यावरती गव्हर्नमेंट ऍक्शन घेणार, आणि आता काय घेणार, कशी घेणार ते बघायला हवे, पण त्याच्यावरती ऍक्शन घेणार. सी राईट नाव फॉर द गव्हर्नमेंट ऑल्सो वन ऑफ देअर बिगेस्ट, त्यांना जे काही त्यांच्यावरती आरोप पडलेला आहे की ते डिक्टेटोरियल स्टाईल ऑफ फंक्शनिंग आहे. नाव कसं आहे, यू हॅव टू डू सर्टन थिंग्स the way you are doing it, you have to, but at the same time you also have to give this image that you are not dictatorial. म्हणजे हे लोकांपर्यंत तुमची जे लोक तुम्हाला बदनाम करतायत, मे बी दे वॉन्ट द गव्हर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू से बॅन ट्विटर, आणि ट्विटर बॅन केल्यानंतर हे लोक रस्त्यावरती येतील, बघा हे किती डिक्टेटोरियल गव्हर्नमेंट आहे. म्हणजे आता तरी मला वाटतं गव्हर्नमेंटला असं वाटत असेल की ट्विटर ठीक आहे, ट्विटरवर किती लोक आहेत, तुमच्या आपण आपल्या घरी आपल्या वयाचे लोक सोडून बाकी किती लोक ट्विटरवरती आहेत. विल पीपल रिलाय मोर ऑन व्हॉट्सअप, फेसबुक, और दे विल स्टिक टू ट्विटर? मला वाटतं अधिकतर जनसंख्या फेसबुक आणि व्हॉट्सअप वरती जास्त सोशल मीडिया, आणि आजची पिढी इंस्टाग्राम वरती एंगेज होते. ट्विटरवरती एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंटेलेक्च्युअल्स असतात जे चर्चा करतात, वादविवाद करतात. अँड आय थिंक दॅट इज द गव्हर्नमेंट स्टँड की ट्विटरवरती काही बोंबाबोंब होऊन द्या, ठीक आहे. एक लोक जे फ्रस्ट्रेटेड आहेत नाही आउटलेट मिळतं, बरखादतचा चॅनल बंद झाला, तिला तिकडनं काढलं गेलं, ती आता ते मोजो व्हिडिओज म्हणून ट्विटरवरती ती खुश असते, तिला काहीतरी फॉलोईंग मिळतात, करून द्या बाबा, खुश राहो. ह्याच्या ट्विटरवरनं भरपूर आपल्याला इम्पॅक्ट होतो असं गव्हर्नमेंटला वाटत नाही, असं मला वाटतं. मे बी इन द फ्युचर इफ इट इज गोइंग टू गेट इम्पॅक्टेड दे हॅव टू चेंज देअर स्ट्रॅटेजी, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक दे फील दैट. हेलो सर. हाँ संतोष जी. सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो टूलकिट जो भी रिसेंट नेम आया है सर, हाँ, तो सर ये इसका ओरिजिन कहाँ से है सर? क्योंकि सर मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो पहले भी आते रहे हैं, लोगों ने पहले प्रोपेगेंडा टाइप डॉक्यूमेंट बनाया है, पर ये टूलकिट रिसेंट नाम ये कैसे आया सर एग्जैक्टली? मुझे और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन है सर, नहीं कर पाऊंगा. हाँ बोलिए, क्या सवाल है सर? मेरा मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा. अच्छा सवाल है लेकिन. यस सर. और मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर, इस पे जरा मैं आपका कमेंट चाहूंगा बेसिकली कि सर ये जो कंगना रनावत है सर, उनका जो ट्विटर अकाउंट बैन किया गया हमेशा के लिए ट्विटर से, जो उन्होंने मतलब बंगाल इश्यू पे कमेंट किया था, तो उसके बारे में आपका क्या कमेंट है सर? मतलब ट्विटर का क्या लॉ है, या तो फिर इंडिया में क्या इस तरह का लॉ है जो इस तरह की चीजों में बैन लगाने की परमिशन देता है ट्विटर को? उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि एक तो ट्विटर इज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज. मतलब इसका वही लॉजिक है कि क्या आप फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में काम करते हो, या कंपनी के इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से कंपनी ने आपको निकाला, उनकी इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से, तो वो क्या सही है क्या गलत है वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन वो कंपनी की पॉलिसी है. सो ट्विटर ऐसा कोई एक पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. जब आप ट्विटर साइन अप करते हो तो यू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो उनके होते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक्शन लिया. अब उन्होंने जो किया वो सही है या गलत है, बायस्ड है क्या, वो सब कुछ है, वो बायस्ड है. ऐसे काफी ज्यादा दूसरे साइड से भी लोग हैं जो इतनी उससे भी गंदी भाषा में गाली गलौज करते हैं. आप होम मिनिस्टर के पेज पे जाइए, प्रधानमंत्री के कोई भी ट्वीट पे जाइए, उसके नीचे कितनी गाली गलौज एक सर्टेन. एग्जैक्टली सर. सो ट्विटर इज बायस्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. मतलब आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जैक इंडिया में आया था, जो ट्विटर का सीईओ है, तो उसके हाथ में डाउन विद ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की करके भी वो बरखादत के ग्रुप से मिला था, तब उसके हाथ पे वो बैनर भी था. तो आई थिंक द गवर्नमेंट ऑल्सो परहैप्स विल टेक सम टाइम, विल टेक सम एक्शन, बट इट इज लुकिंग फॉर द राइट टाइम, बिकॉज इट डज नॉट वांट टू डू स्टूपिड मिस्टेक्स. मतलब ट्विटर से क्या, ट्विटर पे कोई कुछ बोलता है तो मेरा बहुत कुछ इफेक्ट होता है क्या? शायद गवर्नमेंट को ये भी दिखाना है कि ट्विटर से कुछ मेरे को इफेक्ट नहीं होता है, बोलते रहो.
और वो जो हम बोलते हैं ना कि छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन को छोटी लाइन कैसे करते, उसको इरेज करके नहीं करते, उसके सामने कुछ और एक बड़ा कुछ रख दो। मे बी इन द कमिंग, अभी कोविड की वजह से सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन मे बी अगले 1-2 साल में वी नेवर नो इफ देयर इज अ न्यू सोशल मीडिया आउटलेट विच विल बी कमिंग इन एंड लोग उस पर चले जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते। एट द सेम टाइम अभी का भी जो ट्विटर के खिलाफ गवर्नमेंट ने भी जो एक्शन लेने का कहा है वो भी अभी कैसे आगे जाता है, बिकॉज अभी इसके ऊपर इंक्वायरी हो गया, एंड इफ द कोर्ट ऑफ लॉ फाइंड्स द टूल किट टू बी जेन्युइन, और ये जेन्युइन कांग्रेस पार्टी का काम था करके अगर ये कोर्ट में से निकल के आता है, सो ट्विटर के ऊपर कुछ एक्शन तो होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व्हेन यू साइन अप यू एग्री विद इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस। यस सर, मुझे लगता है सर कि मतलब जैसे कि सर आपने कहा सर कि कितने लोग कुछ भी ट्विटर पे बोलते रहते हैं सर, तो कंगना रनौत का सर ये ट्विटर अकाउंट बैन किया गया, तो सर इसके पीछे मुझे लगता है कि सर वो सेलिब्रिटी है सर, उनका इन्फ्लुएंस है, तो शायद से ये भी वजह हो सकता है कि उनका अकाउंट बैन किया गया है। वो आइडियोलॉजिकल रीजन है, ट्विटर के हेड्स का एक सर्टेन आइडियोलॉजी, वो बहुत ही लेफ्ट लिबरल काइंड ऑफ पीपल है, जिनको एक सर्टेन टाइप ऑफ लोगों से घृणा आती है। तो ठीक है, वो उन्होंने जो किया वो गलत है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन। यार समझो मैं मेरे घर पे एक मीटिंग ले रहा हूँ और 100 लोग आके बैठ गया, मैं मेरे घर से किसी को निकाल देता हूँ। क्यों निकाल रहे हो भाई, मैंने क्या गलत किया? कुछ नहीं, मेरा घर है, मेरे रूल्स है। वो वैसी वाली हरकत ट्विटर ने की है। यस सर, थैंक यू सर। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर, हे ग्रेटा थनबर्ग आणि काँग्रेसचं जे म्हणजे टूलकिट जे प्रकरण आहे, तर त्याच्या विरोधात UAPA लागू होतो का? नाही, मी लीगल एक्सपर्ट नाही आहे, एक लीगल एक्सपर्ट तुम्हाला ते सांगेल। नमस्कार सर। येस सर, मी राहुल भट, आणि एक एक्झाम्पल तुम्ही खूप छान दिलं की RSSच्या व्यासपीठावर जेव्हा वक्ते बोलत होते की काँग्रेसचे प्रधानमंत्री, तेव्हा एकाने मध्येच इंटरप्ट केलं आणि सांगितलं की काँग्रेसचे नाही, आपले प्रधानमंत्री। हो, तर हा जो राष्ट्रवाद आहे, हा जो देशभक्ती आहे, हो, अशा प्रकारच्या देशभक्तीशी संबंधित डॉक्युमेंट्स या देशात कधी इश्यू होती? आपण करतो ना। परिस्थिती एवढी झाली की आता विधानसभेत सुद्धा भारत माता की जय बोलणार नाही, किंवा संसदेत सुद्धा लोक म्हणतात मी भारत माता की जय बोलूंगा नाही। ही देशभक्तीला विरोध करणारी भावना तयार झाली, आणि त्यातल्या त्यात आता भर पडली टूल किटची सुद्धा। माझा व्यक्तिगत अनुभव असा आहे की 10 वर्षापूर्वी मे बी अशी एक परिस्थिती होती की लोकांना भारत माता की जय किंवा वंदे मातरम म्हणायला लाज वाटायची शाळेत वगैरे वगैरे, पण आत्ताची अशी परिस्थिती नाहीये। आता ठीक आहे, त्याच्यावरती एक वेगळ्या लेवलचं पॉलिटिक्स चाललंय। म्हणजे मला वाटतं जावेद अख्तरला आपण एक वैचारिक विरोध करतो, पण त्याचं भाषण आहे सुंदर की वंदे मातरम बोलण्याचा एक किती, वंदे मातरम वरती त्यांनी पार्लमेंटमध्ये एक स्पीच दिली आहे की का वंदे मातरम, कारण तिकडे विरोधक होते की वंदे मातरम अँटी मुस्लिम आहे, नाही म्हणायला हो, जी तुम्ही चर्चा केली आता, पण जावेद अख्तरचंच एक भाषण आहे त्या वरती, सुंदर भाषण आहे। म्हणून मला नाही वाटत की अशी काही आता परिस्थिती आलेली आहे। एक कोटरी आहे, एक ग्रुप आहे, त्याला वाटतोय की त्यांची जी पॉवर होती गव्हर्नमेंट वरती, नरेटिव्ह वरती, हे जे कम्युनिस्ट लेफ्ट लिबरल्स आहेत, त्याच्यात काही इस्लामिक लोकही आहेत, त्यांना आता असं वाटतं की त्यांची ती मोनोपोली तुटलेली आहे आणि आपल्याला हे वाचवून ठेवायची आहे, आणि काही करून आपण गोष्टींना काही विरोधच करायला हवा, आणि ते करण्याचा प्रयत्न करतायत। म्हणजे 15 वर्षापूर्वी किंवा इव्हन 10 वर्षापूर्वी कोणी सांगितलं असतं की कम्युनिस्ट पार्टी बंगालमध्ये सिंगल डिजिट मध्ये आली असती किंवा काँग्रेस पार्टी 0वर गेली असती? 15 वर्षापूर्वी कोणीच सांगितलं नसतं। आणि आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक असर्टिव्हनेस पण आहे, जे माझ्या काळी नव्हतं। म्हणजे माझ्या वर्गात मला आठवते कॉलेजमध्ये असे एकदम हार्डकोर देशभक्त पेट्रियट नव्हते, पण आजच्या काळात तुम्हाला मिळतील, आणि असर्टिव्ह मिळतील। म्हणजे होते, पण ते बोलायला घाबरत होते, कारण एक वातावरण तयार करून ठेवलं होतं की हा भारत माता की जय बोलणारा म्हणजे कम्युनल आहे। मग लोकांना जरा हिचकिच वाटायची, पण आज ती वाटत नाही। सो आज ग्राउंड लेवल परिस्थिती बदललेली आहे, पण हो, हे जे एलिट्स आहेत, जे जरा जास्त शिकतात, म्हणजे हे अशोका युनिव्हर्सिटीमध्ये वगैरे जातात किंवा JNU मध्ये, ते हुशार मुलं आहेत, म्हणजे भरपूर जास्त ते, अशा लोकांवरती एक लेफ्ट लिबरल ग्रुपचा इन्फ्लुएन्स आहे, तो आपल्याला मान्य करायला हवा। आणि आपल्यासारख्या लोकांनी वोकल राहावं, अशा लोकांशी बोलावं, म्हणजे म्हणून JNU मध्ये आपल्या लोकांनी जावं। आपण सगळे परिषदेचे कार्यकर्ता आहोत, आपले किती लोक आता तिकडे प्रोफेसर म्हणून आहेत, किती लोक तिकडनं PhD करून बाहेर निघाले ते आपल्याला माहितीच आहे।
आणि आपण अशा हळूहळू गोष्टी बदलतो. म्हणजे या गोष्टी बदलायला एक जनरेशन लागतं. जनरेशन इज 15 to 20 years. एक शेवटचा प्रश्न असेल तर घेऊ आणि मग आपण समारोप करूया. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं सब अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर बोलते हैं, बट जब वो टूल किट पब्लिश किए उस वक्त उन्होंने उसमें एंटी हिंदुइज्म या फिर हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट हमेशा उनका मतलब आज नहीं हमेशा ट्वीट पर या फिर हमेशा हिंदुइज्म और हिंदू रिलीजन और हिंदू फेस्टिवल के अगेंस्ट ही बोलते रहते. तो वो क्या कम्युनिज्म नहीं है? मतलब वो क्या इस्लाम को फेवर नहीं कर रहे या फिर किसी मतलब आई एम नॉट रिलीजियस और आई एम नॉट वॉलेटिंग एनी अदर रिलीजन, बट इट्स माय कंसर्न कि वो कम्युनल नहीं है, वो खुद को कम्युनल नहीं. तो यही बात हमने 4 लोगों को चल के बोलनी चाहिए. और ये टूल किट ट्विटर पे अपलोड करने का भारतीय जनता पार्टी का हेतु और मकसद भी यही था कि देखिए ये कांग्रेस की सच्चाई है जो सेक्युलरिज्म के व्हील में हम जिसको बोल सकते हैं माइनॉरिटिज्म करती है कि एक समुदाय है उसको वो ज्यादा फेवर करती है, उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करती है एट द कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी है. तो आज वही एक्सपोज हो गए ना, वही हमने भी 4 लोगों में जाके यही बोलना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट माइनॉरिटी को ये राइट दिया है कि वो अपना रिलीजियस बुक या फिर अपना कल्चर प्रिवेलेंट कर मतलब अपना कल्चर सेव कर सके, बट वही अगर हम करते हैं अपना कल्चर सेव हिंदू करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कम्युनल है, हम हिंदुइज्म को फेवर कर रहे हैं. लाइक अभी हम अपना कुंभ मेला या फिर अपना फेस्टिवल भी नहीं मना सकते हैं. बराबर है आपके सारे मुद्दे बराबर है. तो यही हमने भी नैरेटिव रखना चाहिए. कल आके कोई फिर से कल हमारे सामने आके बोले कि नहीं देखो आप कम्युनल हो हम कांग्रेस सेक्युलर है, तो आपने ये सब मुद्दे उनके सामने बोलने चाहिए. Actually, the thing what happens is, whenever we do argue with someone, they say कि हम लोग political party के नहीं है या फिर we don't support any party, Congress is already hopeless, ऐसा सब. When they try to defend what the toolkit says or anything that opposition says, so how do we tackle this in short? बोलो आप. अभी तो इसने मुस्कान शाह ने जो भी बात बताई वही बात आप बताइए. कांग्रेस को यू डोंट लाइक कांग्रेस ना, बट से दे आर रॉन्ग दिस टाइम अराउंड. You make them accept. What happens is कि if we spit facts in front of them, their immediate reply will be either we are on the books or something like that. See, again, Shubham. I guess most of the people must have faced this comment. Shubham and Meghnan. See, basically you have to pick and choose your battle. अगर आपको उस विचार सामने के विचारधारा का एक कट्टर व्यक्ति खड़ा है तो उसके सामने आप क्या बात करोगे? ना वो आपकी बात एक्सेप्ट करेगा ना आप उसकी बात एक्सेप्ट करोगे. आप जो फ्रिंज पे है या जो जिसके मन में कुछ अभी तक वो उधर पूरा गया नहीं है उससे आप बात करोगे तो उस पे इफेक्ट होगा. जो कट्टर वहां का है वो इफेक्ट कभी नहीं होने वाला है. तो यू हैव टू पिक एंड चूज योर बैटल्स. मतलब मोदी जी को सब लोग गाली देते हैं ट्विटर पे, तो क्या मोदी जी हर एक व्यक्ति को रिप्लाई करते हैं क्या? तो आपने भी चूज करना चाहिए किसके साथ क्या बात करनी है, किससे कैसे उत्तर देना है और किसके हमने सुन के लेकर उसको कभी प्राइवेटली मिलकर उसको समझा के क्या हम एक पर्सनल अपील से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसके विचारों को. मैंने ऐसे पर्सनल अपील की, अगर उसने कुछ बोल दिया तो उल्टा उसको बहुत नहीं बोलना कि यार वो बुरा मान जाए और वो दिल में खटास रख के आपके सामने कभी आएगा ही ना. ठीक है, उसको बोलने दो. हर चीज का हमने उत्तर देना जरूरी नहीं है. फिर कभी आराम से चाय पीते हो उसको बोल रहे पता है क्या तूने वो बात कही उस दिन ऐसे ऐसे फैक्ट्स है उसके. So pick and choose your battles. ठीक है. एक आखिरी सवाल है मेरी तरफ से. अगर समय है तो कर सकते हैं. मेरे पास है, मतलब आपके पास. हाँ. ये पहला टूलकिट आके गया वो एक्सपोज हुआ, ये दूसरा टूलकिट आके गया अभी वो भी एक्सपोज हुआ. अभी तीसरा टूलकिट कौन सा आने वाला है इसके ऊपर कुछ तैयारी हुई है क्या अपनी तरफ से या समविचारी लोगों की तरफ से कि ये तीसरा टूलकिट कौन सा आ सकता है? देखिए विनय जी हमको पता नहीं कितने टूलकिट अब तक आए हैं. 2 टूलकिट लीक हुए हैं और बाहर आए हैं.
वही तो मैं कह रहा हूँ, expose हो रहा है, के बीच तो नहीं, ये दो टूल किट के बीच में और 10 टूल किट भी हो सकते हैं जो आए थे लेकिन अपने को पता नहीं। एट द सेम टाइम ये सारे जो लीक्स हो रहे हैं वो ऑफिशियली तो टूल किट नहीं है, मतलब ग्रेटा का था, ये जो भी डॉक्यूमेंट लीक हो गए इट्स अ डॉक्यूमेंट। सो ऐसे कितने सारे और डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे जो ऑलरेडी लोगों में सर्कुलेट हो रहे हैं, हमको पता नहीं है। तो एनीवेज, और मुझे उसमें बहुत ये नहीं लगता, क्योंकि टाइम टू टाइम हर पॉलिटिकल पार्टी या हर संगठन ऐसे स्टेट एसओपीज वगैरह जारी करता रहता है, और पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी करके उसका एक डायरेक्शनलेस अप्रोच रहा है या फिर एक बिलो द बेल्ट अप्रोच रहा है इन इवन ट्राइंग टू फ्रेम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड इट्स सेवरल लीडर्स इन अननेसेसरी टेरर केसेस, तो ये क्या हद तक जाती है, क्या लेवल तक जाती है हमको पता है। मतलब नॉट दैट वी एक्सपेक्ट द प्रेजेंट डे कांग्रेस टू राइज अबव अ सर्टेन लेवल इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो एनीवेज आपने एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो बोलते हैं ना कि अगर कोई कीचड़ में आपको लड़ने के लिए बुला रहा है तो आप लड़ाई जीत भी जाओगे तो आपके शरीर पे कीचड़ लगने ही वाला है। सो यहाँ पे भी वही होगा, पिक एंड चूज द बैटल्स व्हिच वी वांट टू फाइट। Devendra ji, one question is asked in the comment box by my friend Siddharth. He asked his question that given this toolkit incident, how deep do you think enmity is rooted in today's politics? How would you respond to such toolkit attacks on you? See, enmity in today's politics is not good. दो राजनीति जब हम बात करते हैं तब लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट आ ही जाते हैं उसमें, और चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस डेज हो जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से नेहरू बहुत इनसिक्योर थे करके गांधी जी ने नेताजी को कहा कि आप अभी ये कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंटशिप छोड़ दीजिए, या फिर जब हम भारत देश आजाद हुआ और पहली गवर्नमेंट आई, चाहे वो अंबेडकर नेहरू का क्लैश हो, चाहे वो सरदार पटेल नेहरू का क्लैश हो, या फिर महात्मा गांधी और नेहरू का क्लैश क्यों ना हो। तो पॉलिटिकल राइवलरीज, क्लैशेस ये होते आ रहे हैं बहुत पहले से, कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रश्न इतना ही आता है कि जो हम संघ में हमेशा कहते हैं कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप किस लेवल तक ये लेके जाते हो, मतलब क्या आप सामने वाले को पॉलिटिकल एनिमी करके ट्रीट कर रहे हो या पॉलिटिकल एडवर्सरी करके ट्रीट कर रहे हो। ये अडवाणी जी हमेशा कहते थे कि कांग्रेस हमको एनिमी करके ट्रीट करती है, बट वी आर नॉट एनिमीज, वी आर एडवर्सरीज। अगेन टॉकिंग अबाउट पर्सनल अटैक्स इन पॉलिटिक्स, देखिए 1980s के पहले आज जो हम एक भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से पॉलिटिकल अनटचेबल करके 90s में जो बनाया गया या अर्ली 2000s में जो बनाया गया, हिंदुत्व वाली पार्टी है, ऐसा वैसा बाबरी मस्जिद वाली तोड़ने वाली पार्टी है, ये इसके पहले ऐसा नहीं था। मतलब अगर आप राम जन्मभूमि आंदोलन का अगर आप सुनोगे तो ऐसा उस समय के सरसंघ चालक, उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इनके बीच में बैठक हुई थी। अगर आप व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो कुरियन जो वो कमिटी हेड कर रहे थे, उस कमिटी में माननीय गुरुजी भी थे जो उस व्हाइट रेवोल्यूशन के कमिटी का हिस्सा थे। तो चाहे फिर वो नेहरू और संघ के बीच में जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन जब 1962 वॉर के बाद उनको लगा कि रिपब्लिक डे परेड में हमने आर्मी इज बैटर्ड एंड वी नीड सम पीपल टू डू परेड, तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया। तो ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल अनटचेबिलिटी 1990s के पहले भारतीय राजनीति में इतनी नहीं थी जो 90s के बाद आया। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं, जो पॉलिटिकल रिसर्चर्स है, दिस इज अ पोस्ट सोनिया गांधी फिनोमिनन, कि पोस्ट सोनिया गांधी व्हेन शी एंटर्स पॉलिटिक्स सडनली बीजेपी बिकम्स दिस अनटचेबल पार्टी। दैट इज हाउ द कांग्रेस सेट द नैरेटिव कि इन्होंने बाबरी कांड किया, ये कम्युनल पार्टी, और बीजेपी डिफेंसिव पे होती गई। ये पिछले 6-8 सालों की बात है कि बीजेपी बहुत असर्टिवली आगे आई है। मतलब कांग्रेस ने सेम चीज मौत का सौदा कर, गुजरात राइट्स, ये सब मोदी जी के साथ भी करने की कोशिश की, बट मोदी जी assertively came up and the BJP rose with it. So anyways, coming back, enmity is never good for any political party. इसलिए one of the biggest critiques of the Congress will also say that कांग्रेस मुक्त भारत बोलना ये मतलब ये अच्छी बात नहीं है, it's an adversary. But ठीक है, it's a political sloganeering and
पॉलिटिकल आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हो कांग्रेस मुक्त भारत बोल के, लेकिन हमेशा दो पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे को एडवर्सरीज करके ट्रीट करना चाहिए। एंड ये जो कुछ साल पहले हमारे नागपुर में विजयादशमी के उत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमने प्रणब मुखर्जी को भी बुलाया। प्रणब मुखर्जी इज अ हार्डकोर कांग्रेसमैन, और हार्डकोर कांग्रेसमैन होना ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू कैन बी अ पेट्रियट, यू कैन बी अ हार्डकोर देशभक्त एंड यू कैन ऑल्सो बी अ कांग्रेसमैन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड संघ ने भी इसलिए प्रणब दा को बुलाया ना। प्रणब दा के लाइफ के हाईएस्ट पॉइंट्स क्या रहे? सब कांग्रेस पार्टी के ही रहे। उनको राष्ट्रपति भी कांग्रेस पार्टी नहीं बनाया, वो अलग बात रहेगी, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाना था करके राष्ट्रपति बनाया, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हमने आम से स्वीकारा। और प्रणब दा भी पूरी तरीके से आए उस प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम में उन्होंने कुछ एंटी कांग्रेस बात की, ऐसी भी नहीं है। सो एनिमिटी शुड बी नॉट देयर, देयर कैन बी अ क्लैश ऑफ आइडियाज, लेकिन हमने इजराइल से इसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। जब हम देश की बात करते हैं या हम इंटरनेशनल सिनेरियो में भारत को बात जब करते हैं, तो वी शुड ऑल स्टैंड यूनिफाइड एज वन इंडिया, वन पर्सन, वन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग इंडियाज इमेज एनीवेयर एल्स शुड domestic politics happen. On this note, I think we can conclude this session. असावरी बार बार कैमरा ऑन कर रही है वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए, लेकिन कंटिन्यू होते जा रहा है। मी देवेंद्र पै सरांचं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ठाणे जिल्ह्याकडून आज सर्वांना उत्तम मार्गदर्शन केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद देते, आणि जॉईन झालेल्या सर्वांचं खूप आभार। पुढील अभ्यास मंडळाची माहिती गुरुवारपर्यंत अभविप ठाण्याच्या सोशल मीडियावरून देण्यात येईल। सर्वांना लिहून होण्यास काही हरकत नाही। धन्यवाद मला बोलवल्याबद्दल। धन्यवाद देवेंद्रजी। धन्यवाद सर, थँक्यू। थँक्यू देवेंद्र भाऊ, धन्यवाद। थँक्यू निखिल जी। काय म्हणताय? मस्त मजेत, व्यवस्थित, छान झालं, सुंदर। थँक्यू।